CH1 इशिका और शब्द की पहली झलक। रात काफ़ी हो गई थी। धुंध भी पूरे आकाश में अपने पैर पसार चुका था। नवंबर की वो रात काफ़ी सर्द थी। एक लड़की जो काफ़ी थकी हुई थी चली आ रही थी। उस लड़की ने अपनी कलाई में बंदी घड़ी की तरफ देखा। रात के 11 बज रहे थे। उसे देखते ही उसका मुंह उतर गया और इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई लिफ्ट ही मिल जाए, लेकिन आज शायद उसका दिन ही बहुत खराब था। अपने माँ पापा के कार एक्सीडेंट में मौत के पूरे 2 साल बाद आज अपने घर से निकली थी, वो भी अपने मामा मामी से ये कहकर कि अब वो इस घर में कभी कदम भी नहीं रखेगी। कार एक्सीडेंट में उसके माँ पापा की मौत के बाद वो अपने मामा मामी के साथ ही रह रही थी, लेकिन उसके मामा मामी उसे बहुत परेशान करते थे। उसकी पढ़ाई तक छुड़ा दिया था ये कहकर कि उसके माँ पापा ने उसके लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है जो उसे आगे पढ़ा सकें। उसके मामा मामी उससे पूरा दिन बस काम कराते थे और रात में बस बचा हुआ बासी खाना ही खाने को मिलता था। और उस पर उसकी मामी का भाई जो अक्सर उनके घर में ही पड़ा रहता था, लेकिन उसकी गंदी नज़रें उस लड़की के ऊपर हमेशा रहती थी। और एक बार तो वो मौका पाकर उस लड़की के साथ अपनी सारी मर्यादा तोड़ने में उतारू भी हो गया था, जिसके चलते उस लड़की ने अपनी मामी के भाई को एक जोरदार का थप्पड़ रसीद कर दे दिया था, जिसके चलते उसकी मामी के भाई और उसके मामा मामी ने उसे बहुत मारा पीटा। लेकिन अब सब कुछ उसके लिए बहुत असहनीय होता जा रहा था और उसने अब तय कर लिया था कि अब वो इस घर में वापस कभी कदम भी नहीं रखेगी। कहकर बिना कोई सामान लिए हुए रात को ही उस घर से निकल आई थी और अब जाना कहाँ है उसे ये तक भी नहीं पता था। वो चलती चली जा रही थी जब अचानक उसने कुछ सुना। कुछ नशे में धुत लड़के अपनी जीप से उसी तरफ चले आ रहे थे। अब ये भी आज ही होना था। मन ही मन उस लड़की ने बड़बड़ाया और आगे चलने लगी। हालांकि उन नशे में धुत लड़कों को देखकर उसे डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और चलती रही। लेकिन वो क्या है ना, जब किस्मत साथ ना दे तो दोष सिर्फ और सिर्फ हालातों का कहाँ होता है। और वही हुआ उस लड़की के साथ भी। उन लड़कों की नज़र उस लड़की पर पड़ चुकी थी और वो उस पर फप्तियां कसना शुरू कर चुके थे। अरे जाने मन, कहाँ जा रही हो? तुम कहो तो हम तुम्हें कहीं छोड़ दे या फिर आज रात हमारे साथ रुकना पसंद करोगी? उन लड़कों में से एक लड़का बोला। वो भी अपनी जीप से नीचे उतरा और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। वो लड़की उसे देख काफ़ी डर गई, लेकिन हिम्मत कर वो आगे बढ़ने लगी। उसके पीछे वो लड़का और उसके बाकी दोस्त अपनी जीप से उतरकर उसका पीछा करने लगे। अरे कहाँ जा रही हो जाने मन, हमने कहा हम तुम्हें छोड़ देते हैं। कहते हुए उस लड़के ने अपनी चाल बढ़ा ली और उसके पीछे बाकी लड़के भी तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। वो लड़की अब काफ़ी डर गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और भागने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था उसका एक कदम उसे कहाँ ले जा रहा था। वो आगे आगे भाग रही थी और उसके पीछे पीछे वो लड़के। तभी वो लड़की आगे एक कार की दो जलती बुझती हेडलाइट को देखती है, जिससे लगकर एक आदमी खड़ा फोन पर व्यस्त था। उसे देखकर उस लड़की के चेहरे पर से डर गायब हो गया और एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उस लड़की को उस लड़के का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो उस व्यक्ति की पीठ को साफ तौर पर देख पा रही थी। इसलिए भागते हुए वो उस व्यक्ति के पीठ से जा लगी, जिसके दोनों हाथ उस व्यक्ति के सीने पर थे। और व्यक्ति भी अचानक से हुए इस तरह इंसिडेंट से चौंक जाता है और उसके चेहरे पर एक शॉकिंग रिएक्शन था। वो पलटता उससे पहले ही वो लड़की उसकी पीठ से लगी हुई बोली, आई एम सॉरी मगर मेरे पीछे कुछ लड़के पड़े हैं और वो इसी ओर आ रहे हैं, प्लीज़। वो आगे कुछ कहती उसके पहले ही वो बदमाश उसके पास आकर बोला, ओ तुम यहाँ हो जाने मन, कितना भगाया है तुमने हमें, चलो अब आ जाओ और अपना नाटक बंद करो एंड यू लड़की को छोड़ और चल निकल यहाँ से। उस लड़के की बात सुन उस व्यक्ति ने अपनी हाथों की कसकर मुट्ठी बना ली। वो मुड़ा, लेकिन उस व्यक्ति ने अब भी उस लड़की को नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। उस व्यक्ति ने उस लड़की की बाहों को पकड़कर अपने पीछे किया और आगे बढ़ खुद उनसे फाइट करने लगा। वो उन लड़कों को बुरी तरह से मार रहा था। ये देखकर वो लड़की भी काफ़ी डर गई थी और वहाँ से चुपचाप निकल गई थी। लेकिन जब उन लड़कों ने देखा कि वो व्यक्ति उन पर भारी पड़ रहा है तो उन्होंने भागने में ही अपनी भलाई समझी और वे सभी वहाँ से उल्टे पैर भाग गए। उनके भागते वो व्यक्ति जैसे उस लड़की की तरफ मुड़ा तो देखा वो लड़की अब वहाँ नहीं थी। वो व्यक्ति उसे इधर उधर देखने लगा, मगर वो कहीं नहीं दिखाई दी। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठने जा ही रहा था कि उसके जूतों के नीचे कुछ पड़ा। उसने अपने मोबाइल की टार्च में देखा तो वहाँ एक बहुत सी सुंदर एक चांदी की पायल पड़ी थी। ये किसकी पायल है? शायद उस लड़की की होगी। सोचते हुए उसने उस पायल को अपने पैंट की जेब में डाल लिया और इधर उधर देखकर गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। पूरे 4 साल बाद सुबह के 9:15 बज रहे थे और एक लड़की अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। पायल उठ, जल्दी उठ, देख सुबह के 9:15 बज रहे हैं, हमें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा और फिर हमें अपनी जॉब पर भी देर से जाना पड़ेगा। कहते हुए एक दूसरी लड़की जो लगभग उसी की हम उम्र की थी, उसने उस कमरे के सारे पर्दे खिड़की से हटा दिए। क्या कर रही है ईशी, सोने देना। कहते हुए पायल ने अपना चेहरा तकिए के अंदर घुसा दिया। पायल जल्दी उठ, नहीं तो मुझे तेरे ऊपर पानी फेंक कर उठाना पड़ेगा। बोलते हुए उस दूसरी लड़की ने उसकी ब्लैंकेट पायल के ऊपर से खींच ली। इशिका छोड़ना प्लीज, पायल ने गुस्से से कहा और ब्लैंकेट फिर से अपने ऊपर डाल ली। पायल नाउ गेट अप। तभी एक कड़क आवाज पायल के कानों पर पड़ी, जिससे वो चौंकते हुए अपनी आंखें खोल दी। पापा आप? मैं उठ गई। बोलते हुए पायल जल्दी से बाथरूम के अंदर भाग गई, जिसे देखते ही इशिका जोर जोर से हंसने लगी। वो व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराते हुए उस कमरे से बाहर चले गए। इशिका, जिसकी उम्र 24 साल है, रंग गोरा, 5.3 हाइट, गहरी काली आंखें जिसमें किसी को भी डूबने का दिल कर जाए, लंबे सीधे बाल और गुलाबी मुलायम होंठ जो बस एक बार देखे देखता रह जाए। इशिका और पायल दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और इशिका पायल के घर पर एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी। इशिका एक अनाथ लड़की थी और ये इशिका वही लड़की थी जो 4 साल पहले अपने मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मौत के बाद मामा मामी के साथ रहने लगी थी और उस एक रात वो अपने मामा मामी का घर छोड़कर निकल गई और एक व्यक्ति से जा टकराई थी।
लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था और उस व्यक्ति को उन लड़कों से लड़ता देख इशिका बहुत ज़्यादा डर गई थी और वहाँ से भाग निकली थी। लेकिन भागते भागते वो एक दूसरी गाड़ी से जा टकराई और वो गाड़ी पायल और उसके पापा की थी। पायल ने जैसे ही इशिका को देखा वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गई, क्योंकि उनकी गाड़ी से टकराने के कारण उसे हल्की सी चोट भी लग गई थी। हॉस्पिटल में मरहम पट्टी के बाद जब पायल ने उसके घर के बारे में पूछा तो वो रोने लगी और उसे सब कुछ बता दिया कि वो अपने मामा मामी के घर को छोड़कर आए हैं। इसलिए पायल के इंसिस्ट पर पायल के पापा इशिका को अपने घर पर ले आए थे, मगर इशिका एक स्वाभिमानी लड़की थी इसलिए वो उन पर बोझ ना बने, इसलिए उसने एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी और साथ में उसने पायल के साथ ही अपनी स्कॉलरशिप के दम पर पढ़ाई भी शुरू कर दी जो उसके मामा मामी ने छुड़ा दी थी। वहीं अब थोड़ा पायल के बारे में भी जान लीजिए। पायल की भी उम्र 24 साल, रंग गोरा और भूरी आंखें, 5.5 हाइट, गुलाबी पतले होंठ, लंबे लेकिन कल बाल, कुल मिलाकर पायल भी इशिका से देखने में कम नहीं थी। पायल अपने पापा की इकलौती बेटी और अपने पापा की जान। पायल एक खुशमिजाज लड़की है, उसके जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल आम लड़कियों की तरह है। पायल बिल्कुल सीधी तरीके से जिंदगी जीना पसंद करती है और इशिका का हमेशा साथ देती है। वो और इशिका एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पायल के पापा जगजीत रोवल बिजनेस इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। उन्होंने बिजनेस की दुनिया में बहुत से अवार्ड भी पाए हैं, लेकिन द राठौर ग्रुप के वहां कदम रखते ही रोवल का नाम एक कदम नीचे आ गया। और अब आगे की कहानी पर आते हैं। पायल बाथरूम से बाहर आए तो देखा इशिका बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसने नीले रंग का गोल घेरदार अनारकली सूट पहन रखा था। उसका दुपट्टा गले से पूरी तरह से चिपका हुआ था। एक हाथ में नीली रंग की वेलवेट की कांच की चूड़ियां पहन रखी थी और दूसरे हाथ में हाथ घड़ी डाल रखी थी। बालों को पीछे के साइड में थोड़ा सा लेकर एक छोटा क्लच कर लिया था, बाकी पूरा बाल उसने ऐसे ही खुला छोड़ रखा था। कानों में मोतियों वाले छोटे छोटे झुमके पहन रखे थे। माथे पर छोटी सी नीली रंग की सिंपल सी बिंदी और होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। इशिका देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। ओहो, आज कोई बहुत ही सुंदर लग रहा है, पायल ने उसके पास आकर इशिका के कंधे पर अपने कंधे के टकराते हुए कहा। इशिका वहां पायल के बिस्तर पर पड़े हुए ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख रही थी। चुप कर पायल और जल्दी से तैयार हो जा, बोलकर इशिका जाने लगी। वैसे एक बात बता, पायल ने पीछे से पूछा तो इशिका ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। क्या वो फिर दिखा था? पायल ने उसे अपनी एक आंख दबाते हुए पूछा। कौन? इशिका ने नासमझी से पायल की ओर देखा। अरे वही 4 साल पहले वाला जिससे तू उस रात टकराई थी। वैसे एक बात बता, कैसा दिखता था वो? हैंडसम था? हॉट था? पायल ने इशिका के कंधे को पकड़ते हुए पूछा। चुप कर पायल, अगर अंकल ने देख लिया या कहीं सुन लिया तो हम दोनों की क्लास लगा देंगे, इसलिए जल्दी से रेडी हो, मैं बाहर नाश्ता लगवाती हूँ। पायल को डांटकर इशिका पायल के कमरे से बाहर चली गई। अरे बताती तो जा, पायल ने चिल्लाते हुए कहा और मुस्कुराने लगी, फिर जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार होने चली गई। वहीं दूसरी ओर शब्द राठौर किसी के सामने झुकता नहीं, झुकाने में यकीन रखता है, और तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हो? शब्द राठौर को। शब्द की आंखें गुस्से से पूरी लाल थी, जैसे वो अभी उसे मार डालेगा। शब्द राठौर, मैं तो अभी सिर्फ तुमको धमकी दे रहा हूँ। कल को जब मैं तुम्हें अपने सामने झुकाऊंगा तो कसम से उस दिन बहुत मजा आएगा, मुझे दिल को सुकून मिलेगा, उस व्यक्ति ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। रंजीत चौधरी, कहते हुए शब्द अपनी हाथों की मुट्ठी बनाकर उसके मुंह पर मारता है। फिर उसका कॉलर पकड़कर बोला, ये शब्द राठौर इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है जितना कि तू समझ रहा है रंजीत चौधरी। और रंजीत चौधरी, अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो कल के कल अपनी कंपनी के सारे शेयर्स द राठौर ग्रुप के नाम कर देना, वरना अगर मैं अपनी पर आया तो तू भीख मांगने भी लायक नहीं बचेगा। कहते हुए शब्द उसका कॉलर छोड़ते हुए दूर झटक देता है, जिससे रंजीत चौधरी लड़खड़ाकर सड़क पर गिर जाता है। लेकिन फिर रंजीत चौधरी जल्दी से उठा और गुस्से में बोला, शब्द राठौर, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तेरी उल्टी गिनती अब से शुरू होती है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा शब्द राठौर, बर्बाद कर दूंगा। कहते हुए रंजीत चौधरी अपनी गाड़ी से बैठकर वहां से निकल गया। रंजीत चौधरी के निकलने के बाद शब्द राठौर अपनी हाथ की मुट्ठी बनाकर गुस्से में अपनी कार की बोनट पर जोर से मारता है, जिससे उसकी कार का बोनट थोड़ा सा दब जाता है। उसके बाद वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और कहीं फ़ोन लगाकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। अब आइए हम आपको शब्द राठौर से थोड़ा सा परिचय करवा दें। शब्द राठौर अपने आप में बिजनेस वर्ल्ड का जाना माना नाम, जिसका सिर्फ एक ही सपना द राठौर ग्रुप को और बुलंदियों पर पहुंचाना। शब्द राठौर का कहने को भरा पूरा परिवार है, लेकिन उसके परिवार में उसके लिए उसकी दादी ही सब कुछ है। शब्द अपने पिता से बेइंतहा नफरत करता है, क्योंकि उसे लगता है उसकी मां की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं उसके पिता है, और जो शायद सच भी है या नहीं ये आगे की कहानी में पता चलेगा। शब्द राठौर के पिता जगवंत राठौर ने शब्द की मां के मरने के तुरंत बाद ही दूसरी शादी माया राठौर से कर ली थी। माया राठौर से उन्हें 2 बच्चे थे, एक रुद्राक्ष राठौर जो बहुत ही घमंडी और अयाश किस्म का इंसान था, जिसकी नज़र हर लड़की पर होती थी। जो लड़की एक बार उसकी नज़र में आ जाए उसे रुद्राक्ष के बिस्तर तक पहुंचने में देर नहीं लगती थी। और दूसरी काया। काया राठौर पूरी तरह से एक बिगड़ेल लड़की है, जो क्लब्स, लेट नाइट पार्टियां, ड्रग्स, हर बुरी चीज़ में उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती ही थी। द राठौर ग्रुप एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे एक साथ कई गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिनमें कुछ गाड़ियों से पहले कुछ बॉडीगार्ड निकलते हैं जो पूरी ब्लैक यूनिफॉर्म में थे, और फिर उन सभी गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी से एक व्यक्ति बाहर निकलता है, जो देखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता। वो शब्द राठौर था, जिसे देख वहां खड़े सभी लोग डर से कांप रहे थे, क्योंकि आज शब्द राठौर के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं थी। CH2 शब्द राठौर का गुस्सा और इशिका का थप्पड़। द राठौर ग्रुप एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे एक साथ कई गाड़ियां आकर रुकती हैं,
जिनमें कुछ गाड़ियों से पहले कुछ बॉडीगार्ड निकलते हैं जो पूरी ब्लैक यूनिफॉर्म में थे, और फिर उन सभी गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी से एक व्यक्ति बाहर निकलता है जो देखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता। वो शब्द राठौर था, जिसे देख वहां खड़े सभी लोग डर से कांप रहे थे, क्योंकि आज शब्द राठौर के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं थी। शब्द राठौर ने गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली, जिसे देखते ही वहां खड़े सभी लोगों की सांसें ही अटक गई। फिर वो अंदर गया और जैसे ही शब्द राठौर ग्रुप के गेट से अंदर आया, उसके सभी स्टाफ अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और अपनी नजरें नीचे झुका ली। कोई नहीं जानता था कि आज शब्द राठौर को हुआ क्या है और वो इतने गुस्से में क्यों था। कामत, शब्द चिल्लाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिससे शब्द का गुस्सा और भड़क गया और वो जोर से चिल्लाया, कामत, अगर 2 सेकंड में तुम मेरी केबिन में नजर नहीं आए तो अपने आप को द राठौर ग्रुप के बाहर खड़ा पाना। कहकर शब्द अपने केबिन के अंदर चला गया। उसके जाते ही एक व्यक्ति जो कामत था उन स्टाफ की भीड़ में से बाहर आया, जो पूरी तरह से फुल एस बड़ी ई रूम में भी पसीने से तरबतर था। फिर उसने जल्दी से अपने पैंट की जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे का पसीना पोंछ शब्द के केबिन की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर रुककर उसने एक गहरी सांस ली और केबिन के डोर पर नॉक किया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो कामत ने फिर से डोर नॉक किया तो तुरंत डोर अपने आप ओपन हो गया, क्योंकि वो डोर रिमोट कंट्रोल डोर था, इसलिए अपने आप ओपन हो गया। कामत केबिन के अंदर गया, जो अंदर ही अंदर बुरी तरह से कांप रहा था। कामत, मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर रंजीत चौधरी से जुड़ी सारी डिटेल अपने टेबल पर चाहिए। छोटी से छोटी कोई भी बात उसमें छूटनी नहीं चाहिए, समझे तुम? शब्द ने कहा, जो अपने केबिन में खड़े ग्लास वॉल से बाहर देख रहा था। मगर जवाब न मिलने पर वो पलटा। कामत समझ गए। शब्द की दोबारा आवाज कान में पड़ने पर कामत अपने सेंस में आया, सिर ऊपर नीचे हिलाकर बोला, यस सर, आपका काम हो जाएगा। कहकर उसने सिर झुका लिया तो शब्द ने उसे जाने का इशारा किया। मुझे हल्के में लेके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है रंजीत चौधरी, जिसका अंजाम अब तुम बहुत जल्द देखोगे, बोलकर शब्द किसी को फोन लगाता है। दूसरी तरफ से फोन के उठने पर, हेलो, काम हुआ? शब्द ने पूछा और मुड़कर वापस ग्लास वॉल से बाहर देखने लगा। जी सर, आपके कहे अनुसार मैंने रंजीत चौधरी के सारे इलीगल बैंक अकाउंट और उसके सारे इलीगल कामों की फाइल पुलिस स्टेशन पहुंचा दी है और अब वो बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा। दूसरी तरफ से आवाज आई तो शब्द के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और फिर उसने बिना कुछ बोले फोन कट कर दिया और ग्लास वॉल से खड़ा कुछ सोचने लगा। तभी शब्द का फोन बजने लगा, जिसे रिसीव करने के बाद शब्द अपने केबिन से निकल गया। दूसरी तरफ पायल जब रूम से बाहर आए तो उसकी नज़र नीचे हॉल में पड़ी। हॉल से अटैच डाइनिंग रूम में इशिका फल काट रही थी और पायल के पापा यानी जगजीत जी फोन पर गुस्से में किसी पर बरस रहे थे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं उस रंजीत चौधरी की कोई मदद नहीं करूंगा। उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। उसकी कंपनी में अपना पैसा लगाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अब सब जानकर भी उसकी मदद करना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और रंजीत चौधरी अपनी करनी की वजह से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा है, तो इसमें मैं उसकी कोई भी किसी भी तरह से मदद नहीं करूंगा, समझे तुम? कहकर जगजीत ने गुस्से में फोन काट दिया और इशिका का दिया हुआ फल खाने लगे। तभी पायल भी जल्दी से नीचे आई और डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, आज किसने आपकी शान में गुस्ताखी कर दी, जिसकी आप इतनी जोर जोर से क्लास लगा रहे थे? पायल ने ये बात मजाक के लहजे में बोली थी। पायल, आपको कितनी बार समझानी पड़ेगा कि हर चीज को मजाक में नहीं लिया जाता है, मगर आपको समझ ही नहीं आता। कहकर जगजीत फलों की प्लेट छोड़कर अपनी जगह से उठ चुके थे और गुस्से से वो अपने स्टडी रूम के अंदर चले गए। क्या पायल नाराज कर दिया अंकल को? वैसे ही वो बहुत टेंस थे और तू उन्हें और नाराज कर दी, इशिका ने भी उस पर गुस्से से डांटते हुए कहा। चिल्ला कर यार ऋषि, देख ये मेरे और पापा के बीच की बात है, मैं उन्हें मना लूंगी, तो इसकी वजह से अपना मूड खराब मत कर, समझी? पायल ने उसे मनाते हुए कहा, लेकिन इशिका कुछ नहीं बोली। अच्छा ठीक है, मैं पापा को सॉरी बोल दूंगी, मगर अभी कॉलेज चलें क्योंकि बहुत लेट हो गया है, फिर ऑफिस भी तो जाना है। हम ठीक है चल, कहकर इशिका और पायल दोनों घर से बाहर निकल गई। प्रिंसिपल ऑफिस में एक लड़की जिसने रेड मिनी स्कर्ट और वाइट ऑफ शोल्डर टॉप पहना था, एक जगह पर खड़ी हुई अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को गुस्से से घूर रही थी। वहीं उसके बगल में खड़े कुछ और स्टूडेंट्स भी थे जो डर से सिर नीचे झुकाए हुए थे। तभी प्रिंसिपल के ऑफिस का गेट हल्का सा खुला और सबके चेहरे दरवाजे की तरफ मुड़ गए। अब उस लड़की के भी चेहरे पर की हवाएं उड़ गई, जिसे उसके दोस्तों ने और खास तौर पर प्रिंसिपल ने भी नोटिस कर लिया था। आइए मिस्टर राठौर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मिस काया राठौर, प्लीज कम इनसाइड। वो शब्द राठौर था जिसे प्रिंसिपल राठौर ने बैठने का इशारा किया था। मिस्टर राठौर, मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, मैं साफ और सीधे लफ्जों में आपके सामने अपनी बात रखूंगा। देखिए मिस्टर राठौर, मिस काया राठौर इस कॉलेज के कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं। जैसे ही प्रिंसिपल ने ये कहा, शब्द ने एक नज़र काया की तरफ देखा जो अब डरी हुई थी। मिस्टर राठौर, प्रिंसिपल ने दोबारा शब्द की तरफ देखा जो अभी भी काया की तरफ देख रहा था। मिस्टर राठौर, मिस काया राठौर ने सबसे पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ अपनी क्लास में पढ़ाई के दौरान सिगरेट पी रही थी और जब इनके टीचर्स ने इन्हें रोका तो इन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की और उनके ऊपर हाथ भी उठाया। ये सुनते ही शब्द ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, मगर कुछ रिएक्ट नहीं किया, जिसे काया ने देख लिया था और अब अंदर ही अंदर बुरी तरह से डर गई थी। मिस्टर राठौर, फिर प्रिंसिपल ने एक कागज शब्द राठौर की तरफ बढ़ाते हुए, मिस्टर राठौर ये एप्लीकेशन है, इस पर आप साइन कर दीजिए, ये एक तरह से माफीनामा है। ये कहते हुए एक बार तो प्रिंसिपल भी बुरी तरह से कांप गया, लेकिन जब शब्द को उस एप्लीकेशन पर साइन करते देखा तो राहत की सांस ली। मिस्टर राठौर, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आपका कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए, मगर आपकी बहन ने हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा था। क्या अब मैं जा सकता हूँ? शब्द एक सपाट नज़रों से प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए पूछा।
जी बी बिल्कुल मिस्टर राठौर, प्रिंसिपल ने हकलाते हुए कहा तो शब्द राठौर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उस ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे काया भी प्रिंसिपल ऑफिस से निकल गई। तभी उस कॉलेज में पायल और ऋषिका भी अंदर आ रही थी, वहीं शब्द कॉलेज से बाहर जा रहा था। काया को उसके फ्रेंड्स आवाज़ देते हैं तो वो उनके साथ चली जाती है। इशिका और शब्द एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल रहे थे कि तभी इशिका का दुपट्टा हवा से उड़ते हुए शब्द के चेहरे से जा लगा, जिससे शब्द के कदम रुक गए। दुपट्टे के गले पर कसने की वजह से इशिका के भी कदम रुक गए। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे। फिर इशिका और शब्द दोनों एक साथ पलटे, लेकिन इशिका का पूरा चेहरा उसके बालों से ढक गया और वहीं शब्द के चेहरे पर अभी भी इशिका का दुपट्टा चिपका हुआ था। वहीं पूरे कॉलेज में शब्द को देखकर लड़कियों की कतारें लगी पड़ी थी, जो उसे देखकर दूर से ही आहें भर रही थी, लेकिन इशिका के दुपट्टे के कारण वो इशिका से मन ही मन जल भी रही थी। इशी, जल्दी कर, पायल ने आवाज़ दी तो इशिका जल्दी से शब्द के नज़दीक आई। उसके नज़दीक आते ही दोनों के दिल की धड़कन अपने आप ही बढ़ गई, जिसका एहसास दोनों को एक साथ हुआ। दोनों ऐसे ही आमने सामने खड़े थे, उन दोनों के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी, लेकिन तेज हवा की वजह से इशिका के बाल इशिका के चेहरे पर पूरी तरह से चिपके हुए थे, जिससे उसका फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वहीं शब्द भी जैसे कहीं खोसा गया था, उसके भी चेहरे इशिका का दुपट्टा वैसे ही चिपका हुआ था, वो उसे हटाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। तभी इशिका, जल्दी कर, पायल की जब दोबारा आवाज़ आई तो इशिका अपने सेंस में आई। इशिका ने जल्दी से अपना दुपट्टा शब्द के चेहरे से हटाया, मगर दुपट्टा हटाते वक्त इशिका की उंगलियां शब्द के चेहरे पर छू गई थी, जिससे एक अजीब एहसास दोनों को हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख पाते इससे पहले ही पायल इशिका का हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले गई थी। इशिका के वहां से जाते ही शब्द के दिल की धड़कन वापस से सामान्य हो गई। वही हाल अब इशिका का भी था, वो भी अब सामान्य हो गई थी। शब्द इशिका को बस जाते हुए देख रहा था। इशिका, शब्द के मुंह से बस इतना निकला और उधर इशिका के कदम रुक गए। इशिका की धड़कन फिर से बढ़ गई थी। इशिका मुड़ी की तभी उसी वक्त शब्द का फोन बजने लगा और वो भी फोन रिसीव करते हुए कॉलेज के गेट की तरफ मुड़ गया। दोनों ने फिर से एक दूसरे को नहीं देख पाए। क्या हुआ इशी, तू रुक क्यों गई? पायल ने जब उसे रुकते हुए देखा, जो पलटकर पीछे कहीं देख रही थी। नहीं, कुछ नहीं, इशिका बोली और मुड़कर अपने क्लास की तरफ जाने लगी, जो एक कॉरिडोर से होकर जाता था। लेकिन इशिका अपने मन में कुछ सोच रही थी। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा? इशिका सोच ही रही थी कि पायल और इशिका को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये कौन रो रहा है? इशिका ने पूछा। पता नहीं, चल कर देखते हैं, पायल ने जवाब दिया और उस आवाज़ की तरफ बढ़ गई तो देखा एक लड़की उस कॉरिडोर से लगकर बनी सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। नित्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पायल ने उस लड़की को देखते ही पूछा। नित्या पायल और ऋषिका के बैचमेट थी, जिसे देखते ही उन दोनों ने पहचान लिया था। वो उसने मुझे छोड़ दिया। रोते हुए नित्या ने उन दोनों को पूरी बात बताई कि वो और एक लड़का जिसका नाम रुद्राक्ष था, लेकिन नित्या ने उस लड़के का नाम नहीं बताया था। आपस में 2 साल से सीरियस रिलेशनशिप में थे। वो उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी उससे बहुत प्यार करता था, या यूं कह लो प्यार का नाटक करता था। पहले तो सब ठीक थी, लेकिन एक दिन उन दोनों अपनी सारी मर्यादा तोड़ दी। फिर तो ये रोज का हो गया, लेकिन अब उस लड़के ने उसे छोड़ दिया, ये कहकर कि उसका अब दिल भर गया है उससे, कहकर वो फिर से रोने लगी। ये सुनकर इशिका और पायल दोनों को बहुत गुस्सा आया। कहाँ मिलेगा वो? क्या वो यहाँ है? इशिका ने गुस्से से पूछा। तो नित्या ने सिर हाँ में हिला दिया और बोली, गेट पर खड़ा है, किसी और लड़की के साथ है। ये सुनकर इशिका को गुस्सा और बढ़ गया और वो भी कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ गई, लेकिन अब वहाँ रुद्राक्ष नहीं था। वो उस लड़की के साथ वहाँ से जा चुका था। वहाँ था तो शब्द जो फोन पर था, और उसके साथ काया खड़ी थी, जो अभी कुछ देर पहले वहाँ आई थी और शब्द के साथ ही घर जा रही थी। इशिका ने जब शब्द को गेट पर देखा तो उसे लगा कि शायद ये वही लड़का है जिसके बारे में नित्या बता रही थी, और फिर उसके साथ खड़ी लड़की काया को देखा, जो उसी के बैच की थी। ये देखकर इशिका को और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से में चलती हुई शब्द के पास गई। एक बार फिर दोनों के दिल की धड़कन बढ़ गई, जिसका एहसास दोनों को हो गया। शब्द की पीठ इशिका की तरफ थी, क्योंकि वो उसके पीछे थी। शब्द भी फोन पर बात करते करते रुक गया था, लेकिन तभी इशिका को फिर से नित्या की बातें याद आने लगी, जिससे उसने अपने एहसास को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे फिर से उस लड़के पर गुस्सा आने लगा था। इसलिए उसने शब्द की बाहों को पकड़ा और फिर पलटकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जारी है CH3। अजीब एहसास। इशिका ने जब शब्द को गेट पर देखा तो उसे लगा कि शायद ये वही लड़का है जिसके बारे में नित्या बता रही थी, और फिर उसके साथ खड़ी लड़की काया को देखा, जो उसी के बैच की थी। ये देखकर इशिका को और भी ज्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से में चलती हुई शब्द के पास गई। एक बार फिर दोनों के दिल की धड़कन बढ़ गई, जिसका एहसास दोनों को हो गया। शब्द की पीठ इशिका की तरफ थी, क्योंकि वो उसके पीछे थी। शब्द भी फोन पर बात करते करते रुक गया था, लेकिन तभी इशिका को फिर से नित्या की बातें याद आने लगी, जिससे उसने अपने एहसास को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे फिर से उस लड़के पर गुस्सा आने लगा था। इसलिए उसने शब्द की बाहों को पकड़ा और फिर पलटकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे इशिका के हाथों की उंगलियों के निशान शब्द के चेहरे पर छप गए थे। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, और जब समझ आया तो ये हो चुका था। काया तो ये देखकर पहले चौंक गई थी, लेकिन फिर उसे इशिका के ऊपर गुस्सा आने लगा था। शब्द का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और इशिका के थप्पड़ की वजह से गुस्से में भी था। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। इशिका अभी भी गुस्से से शब्द को घूर रही थी। काया तो इशिका को देखते ही पहचान गई थी और उसे कुछ बोलने वाली थी कि शब्द ने गुस्से से इशिका की दोनों बाहों को कसकर पकड़ते हुए उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा, जिससे इशिका शब्द के सीने से जा लगी। ये देखकर सब हैरत में थे। काया भी पूरी तरह से शॉक थी। वहीं बाकी लड़कियां जो दूर से ही शब्द को देखकर आने भर रही थी, वो इशिका से जेलस फील कर रही थी।
और वहीं शब्द के बाकी बॉडीगार्ड भी काफ़ी शॉक थे। उसी वक्त पायल भी नित्या के साथ वहां आ गई थी और वो भी पूरी तरह से शॉक थी। वो कभी इशिका को देख रही थी तो कभी शब्द को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है और इशिका इस तरह से। उधर इशिका और शब्द का भी हाल कुछ अलग नहीं था। दोनों को कुछ अजीब से एहसास ने घेर लिया था जिसे दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। इशिका ने सिर उठाकर शब्द की तरफ देखा जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। इशिका भी शब्द की आंखों में लगातार देख रही थी। तभी शब्द ने कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हें पता भी है अभी तुमने क्या किया है? तुमने किस पर हाथ उठाया है? बहुत अच्छे से पता है कि मैंने किस पर और क्यों हाथ उठाया है। मैंने एक बदतमीज, बिगड़ैल, घमंडी और ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाया है जो किसी भी लड़की को अपना खिलौना समझता है, जो जब दिल चाहा तब खेल लिया और फिर जब दिल भर गया तो उसे उठाकर अपनी जिंदगी से फेंक दिया। ये सुनकर शब्द का गुस्सा और बढ़ जाता है। शब्द गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, हाउ डेयर यू। बोलते हुए शब्द के हाथों की उंगलियां इशिका के बाह पर और कस गई, जो इशिका को बहुत हट कर रही थी। इशिका के आंखों के कोनों से एक आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर लुढ़क गए, जिसे देखकर शब्द को बुरा लगा, इसलिए उसने इशिका की बाह को छोड़ दिया और जाकर गाड़ी में बैठ गया। वहीं काया कुछ कहने को हुई कि ड्राइवर ने काया से कहा, काया मैडम, सर ने आपको गाड़ी में बैठने को बोला है। बोलकर उस ड्राइवर ने जल्दी से शब्द के बगल वाली सीट का डोर खोल दिया, जिससे काया गुस्से में दांत पीसते हुए कार के अंदर बैठ गई। ड्राइवर भी जल्दी से कार के अंदर बैठा कि तभी कार के सभी शीशे ऊपर चढ़ गए, जो बाहर से अंदर बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। मगर शब्द की नज़रें अब भी इशिका पर ही बनी थी। फिर कार इशिका के एकदम बगल से होते हुए एक गोल घेरा बनाते हुए निकल गई। इशिका अब भी उस कार को जाती हुई देख रही थी। उस कार के जाते ही पायल और नित्या जल्दी से इशिका के पास आए। इशी, तू ठीक है? पायल ने इशिका की दोनों बाहों को देखते हुए पूछा। इशिका की बाह पर शब्द की उंगलियों के निशान छप गए थे जो अब थोड़े लाल हो चुके थे। इशिका बोली और कॉलेज के कैंटीन में जाकर बैठ गई। नित्या और पायल भी आकर वहां बैठ गई। लेकिन इशी, वहां हुआ क्या था जो वो लड़का ऐसे रिएक्ट कर रहा था? वैसे वो लड़का था कौन? लेकिन जो भी था बहुत हैंडसम। नित्या ने जैसे ही कहा, पायल और इशिका दोनों उसे घूर घूर कर देखने लगी। क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नित्या ने चौंकते हुए पूछा। तुम उस लड़के को नहीं जानती? इशिका ने चौंकते हुए पूछा। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नित्या बोली। तो इशिका परेशान हो गई। क्या हुआ इशी, तू परेशान लग रही है? पायल ने भी परेशानी से पूछा। अरे वो मैंने, फिर जो भी हुआ सब इशिका ने उन दोनों को बता दिया। वॉट? दोनों अपने सीट से खड़े होते हुए आश्चर्य से पूछा। तुम दोनों खड़े क्यों हो गए? इशिका बोली। अरे तुमने काम ही ऐसा किया है, सीधा जाकर थप्पड़, वो भी उसे जिसका इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं है। पायल बैठते हुए बोली। तो मैं क्या करूं? मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी और उस पर चस लड़के के साथ काया खड़ी थी और इसने भी तो कहा था कि वो लड़का बाहर ही है और उसके साथ एक लड़की भी है, तो मुझे लगा कि शायद ये वही है। पायल ने बात पूरी की तो इशिका ने अपनी पलकें झपका दी। वहीं द राठौर ग्रुप के अंदर काफी सन्नाटा पसरा था। शब्द अपने केबिन के अंदर काफी तोड़फोड़ मचा चुका था, जिससे शब्द के सारे स्टाफ बहुत डरे हुए थे। काया भी अब भी वहीं खड़ी थी और वो शब्द के गुस्से को अच्छे से जानती थी। भाई आप प्लीज शांत हो जाए, मैं उस इशिका की बच्ची को। जैसे ही काया ने इशिका का नाम लिया शब्द शांत हो गया। इशिका, शब्द ने एक बार फिर जैसे ही इशिका का नाम पुकारा, इशिका को एक झटका सा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ इशिका, तू किसे ढूंढ रही है? इशिका को इधर उधर देखता देख पायल ने पूछा। नहीं कुछ नहीं। इस बार फिर इशिका ने उसे झुठला दिया तो पायल बोली, चल ऑफिस चलते हैं, ऑफिस का भी अब टाइम हो गया है और कल से तो फुल टाइम ऑफिस में रहना। कहकर पायल और इशिका अपनी क्लास ओवर होने के बाद बाहर निकली। तभी उन दोनों के कान में कुछ लड़कियों की गॉसिप्स पड़ी जो आपस में सुबह की हुई इंसिडेंट के बारे में बात कर रही थी। हाँ यार, वो कितना हैंडसम था और हॉट भी, एक लड़की बोली। लेकिन क्या फायदा, उसने तो हम में से किसी की तरफ नजर उठाकर भी देखा तक नहीं, दूसरी लड़की बोली। वही तो, और उस इशिका ने, उसकी हिम्मत भी देखो, उसने शब्द राठौर के ऊपर हाथ उठाया। द शब्द राठौर के ऊपर। जैसे उस लड़की ने शब्द राठौर का नाम लिया, इशिका के मुंह से भी शब्द का नाम अपने आप निकल गया। शब्द, इशिका ने जैसे ही कहा पायल ने उसे सुन लिया। उधर शब्द के भी कान से जैसे कुछ टकरा कर गया हो। शब्द भी बेचैन होने लगा, जिसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। वहीं कॉलेज में वो दूसरी लड़की फिर बोली, शब्द राठौर के लिए हम में से कई लड़कियां उसकी बाहों में गिर जाए, और इशिका वो तो सीधा उसके सीने से जा लगी थी। हाँ यार, क्या किस्मत है इशिका। वो सभी इशिका से जली जा रही थी। तभी इशिका बढ़ने को हुई तो पायल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए वहां से ले गई। उधर द राठौर ग्रुप में शाम का वक्त, लगभग ऑफिस टाइम ओवर हो चुका था, लेकिन फिर भी शब्द अपने केबिन में बेचैन बैठा था। उसके दिमाग में बार इशिका का नाम गूंज रहा था, साथ ही उसका खूबसूरत चेहरा जिसकी आंखों में आंसू देखकर उसे कुछ होने लगा था जिसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपने जेब में हाथ डाला और अपना वॉलेट निकाला। उसने पियून को फोन करके केबिन में बुलाया और अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर उस पियून को दिए और कहा उसके लिए एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर करे, क्योंकि अब तक उसके ऑफिस का कैंटीन बंद हो चुका था। लेकिन जब शब्द पैसे अपने वॉलेट से निकाल रहा था तभी उसके वॉलेट से कुछ गिरा जिसके बारे में शब्द बिल्कुल भूल चुका था। उस पियून के जाने के बाद जब शब्द अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था तभी उसके हाथ से कुछ नीचे गिरा। शब्द उस चीज को उठाने के लिए झुका तो उसकी नज़र उस चीज पर पड़ी जो उसके वॉलेट से नीचे गिर गया था। शब्द ने उसे उठाया, वो एक खूबसूरत चांदी का पायल था। शब्द को उस पायल को देखते ही कुछ याद आने लगा। वही 4 साल पहले उस रात जब वो एक लड़की से टकराया था, तब उस लड़की का पायल नीचे गिरा हुआ था जिसे शब्द उठाकर अपने पास रख लिया था।
उस पायल को देखकर शब्द के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो जल्दी से चली भी गई, क्योंकि पियून शब्द की कॉफी लेकर अंदर आ चुका था और शब्द ने जल्दी से उस पायल को फिर से वायलेट के अंदर रख लिया था। पियून के बाहर जाते ही एक व्यक्ति शब्द के केबिन के अंदर आया और झल्लाते हुए बोला, यार कब तक तू ऑफिस में बैठा रहेगा? टाइम देखा है, शाम के 8 बजने वाले हैं और तेरा कोई अता पता नहीं है। जानता भी है तेरे घर से दादी के कितने फ़ोन आ चुके हैं, बार बार पूछ रही हैं कि तू ऑफिस से निकला या नहीं। वो व्यक्ति शब्द के सामने की चेयर पर बैठते हुए बोला, जो अभी काफ़ी गुस्से में था। तभी उस व्यक्ति को कुछ दिखा। शब्द के चेहरे पर किसी के हाथों के उंगलियों के निशान थे जो साफ बता रहे थे कि आज उसे किसी ने थप्पड़ मारा है और इसी वजह से शब्द घर जाने से बच रहा था। जारी है CH4 इशिका और शब्द का आमना सामना। यार कब तक तू ऑफिस में बैठा रहेगा? टाइम देखा है, शाम के 8 बजने वाले हैं और तेरा कोई अता पता नहीं है। जानता भी है तेरे घर से दादी के कितने फ़ोन आ चुके हैं, बार बार पूछ रही हैं कि तू ऑफिस से निकला या नहीं। वो व्यक्ति शब्द के सामने की चेयर पर बैठते हुए बोला, जो अभी काफ़ी गुस्से में था। तभी उस व्यक्ति को कुछ दिखा। शब्द के चेहरे पर किसी के हाथों के उंगलियों के निशान थे जो साफ बता रहे थे कि आज उसे किसी ने थप्पड़ मारा है और इसी वजह से शब्द घर जाने से बच रहा था। 1 मिनट, ये क्या है? बोलते हुए उस व्यक्ति ने शब्द के उस गाल को सामने करते हुए पूछा जिस पर इशिका ने थप्पड़ मारा था। उस व्यक्ति के इतना बोलते ही उसे वो सब फिर से याद आने लगा कि किस तरह इशिका ने शब्द को थप्पड़ मारा था। शब्द के हाथों की मुट्ठियां फिर से कस गई, लेकिन फिर नहीं, कुछ नहीं कहते हुए शब्द ने उसका हाथ हटा दिया और अपना काम करने लगा। क्या कुछ नहीं साफ दिख रहा है कि तुझे किसी ने खींचकर थप्पड़ मारा है? कहते हुए वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर शब्द ने उसे गुस्से से घूरा, जिससे उस व्यक्ति ने हंसी रोकी, मगर उससे हंसी रोकी नहीं जा रही थी। वो फिर से हंसने लगा। स्टॉप इट राहुल, शब्द ने गुस्से से कहा तो वो व्यक्ति यानी राहुल चुप हो गया। राहुल शब्द के बचपन का दोस्त था, लेकिन दोस्त कम शुभचिंतक ज्यादा था। उसे शब्द के लिए हमेशा बुरा लगता था कि सबका साथ होते हुए वो कितना अकेला है। अगर तेरा हो गया हो तो तू जा सकता है, मुझे बहुत काम है, शब्द ने बोला तो राहुल अपनी चेयर से खड़ा हो गया और बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही शब्द का फ़ोन बजने लगा। हाँ बोलो, काम हो गया? शब्द ने फ़ोन रिसीव करते ही पूछा। जी सर, और आपके लिए एक अच्छी खबर है, मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन आपके आगे अपने घुटने टेकने के लिए रेडी है। बाकी आगे का क्या आदेश है? दूसरी तरफ से किसी ने कहा तो शब्द के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। गुड, अब तुम उससे पेपर्स साइन करवाओ, मैं कल ही मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन को अपने अंडर में लूंगा, शब्द ने बोला और सिर अपनी चेयर से टिका दिया। ठीक है सर, कहकर फ़ोन कट जाता है और फिर वहीं शब्द अपनी चेयर से सिर टिकाए आंखें बंद कर लेता है। वहीं पायल इशिका के हाथ की बांह पर हल्दी वाला लेप लगा रही थी, जहां शब्द के पकड़ने की वजह से वो पूरी तरह से लाल जो हो चुकी थी। इशी, क्या जरूरत थी उसे थप्पड़ मारने की, और ऊपर से तो उसकी गलती भी नहीं थी, पायल ने लेप लगाते हुए कहा। अरे यार बताया तो, उस वक्त मैं गुस्से में थी और मुझे लगा शायद ये वही लड़का है, तो हो गई मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या करूं बोल, इशिका ने चिढ़ते हुए कहा। कुछ मत कर, बस इतना कर, अब जब भी वो मिले उससे माफ़ी मांग लेना, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ सारी गलती तेरी ही है, पायल बोली और उठ खड़ी हुई। चल अब खाना खा लेते हैं, फिर सोना भी तो है, कहकर पायल और इशिका दोनों नीचे आ गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर जगजीत जी डिनर के लिए उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। आ गई आप दोनों, जगजीत जी उन्हें आता हुआ देखकर बोला। तभी उनकी नज़र इशिका की बांह पर भी चली गई। इशिका बेटा, ये क्या हुआ आपकी बांह को? जगजीत जी ने पूछा, मगर इशिका कुछ नहीं बोल पाई। मगर पायल भी इशिका के बोलने पर चुप नहीं रह पाई और बोली, पापा वो इशिका को आज चोट लग गई। दोनों बांह पर। जगजीत जी ने दोनों पर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। तभी वहां के नौकर खाना लाकर टेबल पर लगाने लगे। छोड़िए ना पापा, खाना आ गया है, खाना शुरू करते हैं, पायल ने बात संभालते हुए कहा। तो इशिका ने दोनों को खाना परोसा और खुद भी साथ में खाने लगी। पायल, आपकी मॉम का फ़ोन आया था, जैसे ही जगजीत जी ने कहा पायल के हाथ खाना खाते खाते रुक गए, जिसे इशिका ने भी देख लिया मगर कुछ बोल नहीं पाए। पायल, नेक्स्ट वीक आपकी मॉम इंडिया आ रही हैं अपने किसी जरूरी काम के लिए, लेकिन वो आपसे मिलना चाहती हैं, कहकर जगजीत जी पायल की ओर देखने लगे। आपने क्या कहा? पायल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा। कुछ नहीं कहा, सोच कर बताऊंगा, जगजीत जी इतना ही बोले कि पायल टेबल पर से उठ गई और बोली, कह दीजिएगा मिसेज रॉवल से कि उनकी बेटी उसी दिन उनके लिए मर गई जिस दिन वो अपने सपनों के लिए आपको और मुझे अकेला छोड़कर उस आदमी के साथ गई थी, कहकर पायल ऊपर अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे इशिका भी चली गई। नीचे जगजीत जी टेबल पर बैठे कुछ सोच रहे थे, उनका चेहरा भी पूरी तरह से ब्लैंक था। फिर वो भी उठकर अपने कमरे में चले गए। अगला दिन, पायल अभी तकिए में मुंह छिपाए सो रही थी। सुबह के 8:30 बज रहे थे। इशिका पायल के कमरे में आती है, जहां पायल अभी भी सो रही थी। पायल उठ, सोने देना इशी, पायल ने नींद में चिड़चिड़ाते हुए बोला। पायल उठना, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज भूल गई, हमें ऑफिस भी तो जाना है, आज से फुल टाइम करना है, पता है ना, इशिका ने ब्लैंकेट खींचते हुए कहा। क्या यार इशिका, प्रॉब्लम क्या है तेरी? पायल गुस्से में उठते हुए बोली। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो तब होगी जब हम देर से पहुंचेंगे, आज ऑफिस टाइम पर जाना है, पता है ना, इशिका ने उसे ऑफिस टाइम याद दिलाते हुए कहा और उसका ब्लैंकेट खींचकर उसे फोल्ड करने लगी। इशिका की बात सुन पायल बाथरूम के अंदर भाग गई। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन। इशिका और पायल दोनों मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन के बाहर खड़ी थी, क्योंकि वो दोनों यहीं पार्ट जॉब करती थी और अब फुल टाइम करने वाली थी। चल जल्दी कर, हमें ऑफिस गेट पर एंट्री भी करनी है, इशिका बोली। गेट की तरफ चल दी। उसके पीछे पायल भी एंट्री करने आई। आज आप दोनों मॉर्निंग में ऑफिस की गेट के बाहर बैठने वाला गेट कीपर ने पूछा।
हाँ, आज से हम मॉर्निंग में ही आएंगे काका, कहकर इशिका ने सामने रखी रजिस्टर में साइन कर दिया। वो गेटकीपर लगभग 50 से 55 साल के आसपास का था और सबसे बहुत प्यार से पेश आता था। इन दोनों से भी उसे खास लगाव भी था क्योंकि ये दोनों उन्हें उनकी बेटियों की याद दिलाती थी। फिर पायल ने भी साइन कर दिया। अच्छा काका, हम अंदर जाते हैं, कहकर इशिका और पायल अंदर जाने लगी। तभी 3-4 एक साथ मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन के बड़े से गेट से अंदर आने लगी और एक साथ ही चारों गाड़ियां भी रुकी। आज कुछ है क्या, इशिका ने पूछा तो पायल ने भी कंधे उचका दिए जैसे उसे भी इस बारे में ना पता होगा कोई, हो सकता है कोई इन्वेस्टर हो, पायल बोली तो इशिका ने भी सहमति जता दी और फिर इशिका और पायल भी कंस्ट्रक्शन के अंदर चली गई। तभी उन चारों में से 3 गाड़ियों का दरवाजा खुला और उसमें से सभी बॉडीगार्ड बाहर निकल कर आए और उनमें से एक ने चौथी गाड़ी का भी डोर निकला। उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला। जैसे ही वो अपनी कार से बाहर निकला, इशिका के कदम रुक गए, उसके दिल की धड़कन भी बढ़ गई, उसके हाथ अपने आप ही अपने सीने पर चले गए जैसे वो उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हो। वही हाल बाहर खड़े उस व्यक्ति का भी था। उसके दिल की धड़कन की गति तेज हो गई थी, लेकिन क्यों ये उसे भी नहीं पता था। तभी उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सकें। शब्द सर अंदर चलिए, मिस्टर मल्होत्रा आप ही का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, वो व्यक्ति शब्द राठौर था। एक आवाज शब्द के कानों पर पड़ी तो उसने आंखें खोल ली और कंस्ट्रक्शन के अंदर जाने लगा। वहीं पायल अपने साथ इशिका को ना पाकर पीछे मुड़ी तो देखा, इशिका वहां पीछे खड़ी थी और पता नहीं किस सोच में डूबी थी। इशी, तू यहाँ क्या कर रही है? चल, पायल बोली और इशिका का हाथ खींचकर ले जाने लगी। तभी पायल और इशिका ने देखा बहुत अफरा तफरी मची हुई थी, लोग भागादौड़ी कर रहे थे, मगर क्यों ये उन्हें भी नहीं पता था। तभी एक लड़की दौड़ती हुई पायल के पास आई और बोली, पायल इशिका जल्दी चलो, आज से इस ऑफिस के नए बॉस आए हैं और उन्होंने सभी को बड़े वाले हॉल में बुलाया है। क्या न्यू बॉस? मगर क्यों? इशिका ने चिंता से पूछा। तो वो लड़की बोली, वो तो पता नहीं, मगर अभी अभी खबर मिली ही कि मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन रातों रात बिक गई है और जिसने खरीदा है वो हमारा बड़े हॉल में इंतजार कर रहा है। लड़की बोली और भागने लगी। वो दोनों भी उसके पीछे उस बड़े हॉल में आई तो देखा वहां बहुत अंधेरा था। एक व्यक्ति वहां बीचों बीच चेयर पर बैठा था जिसकी पीठ ही सबको दिख रही थी। उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ आ चुके होंगे और आपको अब तक पता चल भी चुका होगा कि आज से मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और ये कंपनी द शब्द राठौर की कंपनी है। शब्द जैसे ही अपना नाम बोला, इशिका के मुंह से भी शब्द का नाम निकल गया जिसे पायल फिर से सुन ली। शब्द जैसे ही इशिका नाम बोली, शब्द के कानों से जैसे कुछ टकराया हो, वो फिर से बेचैन हो गया। वो अपनी सीट से उठा और आगे बोला, ठीक है आप सब जाकर अपना काम कीजिए। कहते ही शब्द वहां से जाने लगा कि तभी इशिका का दुपट्टा शब्द के हाथ की घड़ी में फंस गया और ठीक उसी वक्त उस हॉल की सारी लाइट जल गई। शब्द और इशिका आमने सामने थे। जारी है CH5। शब्द का गुस्सा और रुद्राक्ष से हाथापाई। शब्द जैसे ही इशिका नाम बोली, शब्द के कानों से जैसे कुछ टकराया हो, वो फिर से बेचैन हो गया। वो अपनी सीट से उठा और आगे बोला, ठीक है आप सब जाकर अपना काम कीजिए। कहते ही शब्द वहां से जाने लगा कि तभी इशिका का दुपट्टा शब्द के हाथ की घड़ी में फंस गया और ठीक उसी वक्त उस हॉल की सारी लाइट जल गई। शब्द और इशिका आमने सामने थे। शब्द और इशिका दोनों ही एक दूसरे के सामने थे और एक दूसरे को ही देख रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे में खो से गए हों। वहीं वहां खड़ी सभी लड़कियों की नजर जैसे ही शब्द पर पड़ी, वे सभी पलके झपकाना ही जैसे भूल गई थी। पायल ने भी इशिका और शब्द को देखा तो उसने अपने सिर पर हाथ से मार लिया। हो गया स्यापा, लगता है आज न्यू बॉस का पहला दिन हमारा आखिरी दिन बनने वाला है। कुछ कर पायल, कुछ कर, नहीं तो इशी कुछ गलत ना कर दे। पायल मन ही मन सोचने लगी। तभी उसी वक्त इशिका और शब्द को भी कल की बात याद हो आई थी। साथ ही इशिका को पायल का सॉरी कहना भी याद आ गया था कि वो जब भी उससे मिले उसे थप्पड़ के लिए सॉरी बोल दे। वो सोच ही रही थी कि शब्द की गुस्से से हाथ की मुट्ठी बन गई। वो बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? शब्द ने गुस्से से कहा तो इशिका थोड़ा डर गई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, वो मैं आपको। लेकिन इसके आगे वो कुछ बोलती इससे पहले ही शब्द ने दोबारा उसके दोनों बाहों को पकड़कर उसे एकदम से अपने करीब ले आया, जिसे देख वहां खड़े सभी एम्प्लॉय हैरान रह गए। वहीं पायल तो अब भी शौक में थी और वो मन ही मन बोली, आज तो पक्का हमारा आखिरी दिन है। पायल सोच ही रही थी कि शब्द फिर से एकदम गुस्से से बोला, चुप, एकदम चुप, मुझे यहाँ तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी, अंडरस्टैंड? मुझे बस तुम इतना बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन इशिका कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि शब्द ने आज भी बहुत कसकर उसकी बाहों को पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आंसर मीडियम इट, शब्द ने गुस्से से इशिका की बाहों को और कसकर पकड़ लिया। तभी पायल जल्दी से आगे आ गई और जल्दी से बोली, सर ये यहाँ जॉब करती है। ये सुनते ही शब्द ने एक झटके से उसकी बाह छोड़ दी और गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगा, लेकिन वहां सिवाय आंसू के कुछ नहीं था, जिसे देख शब्द को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से अपनी घड़ी में फंसी इशिका का दुपट्टा खींचा और गुस्से से बाहर चला गया। पायल ने जल्दी से इशिका को संभाल लिया और उसे अपने साथ बाहर ले आई। बाकी सब भी पीछे उस हॉल से बाहर आ गए और अपना अपना काम संभालने लगे। पायल ने इशिका को ले जाकर उसकी टेबल पर बैठाया और पियून काका से कहकर फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया। फिर वो इशिका की बाह पर दवाई लगाने लगी। वहीं शब्द अपने केबिन में बैठा एक फाइल चेक कर रहा था। तभी शब्द की नज़र अपने ग्लास वॉल से बाहर बैठी इशिका के टेबल पर पड़ी, जहां पर पायल बैठी इशिका की बाह पर दवाई लगाई रही थी, जिसकी जलन से इशिका की आंखों के कोनों से आंसू गिर रहे थे। शब्द ने एक बार फिर अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली। शब्द, तुझे उसके आंसू से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है?
शब्द ने मन ही मन कहा, नहीं शब्द, तुझे उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ शब्द, मुझे उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहकर शब्द ने अपने हाथों की मुट्ठी खोल ली और फिर फाइल देखने लगा। शब्द का केबिन का दरवाजा खुला तो एक व्यक्ति अंदर आया और जाकर सीधा शब्द के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। शब्द, तुझे कितना ढूंढा, पहले मैं तेरे ऑफिस गया था तो पता चला तूने मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन खरीद ली है और यहाँ है तो मैं यहाँ चला आया। यहाँ क्यों आया है राहुल? शब्द ने फाइल में साइन करते हुए पूछा और फाइल पर नजर गड़ाए रखी। क्या क्यों आया हूँ? तुझे लेने आया हूँ। चल घर चल, आज घर पर पार्टी है। दादी माँ ने खास तुझे लेने के लिए भेजा है और इंस्ट्रक्शन देकर भेजा है कि मुझे तुझे लेकर ही घर जाना है, तो चलो उठो, राहुल बोला और शब्द के पास आया। नो राहुल, अभी बहुत काम है, ये देख रहा है, ये सारी फाइल्स मुझे देखनी है और उस पर साइन भी करना है, तो मैं अभी घर नहीं चल सकता। हाँ पार्टी के टाइम आ जाऊंगा, शब्द ने कहा और दूसरी फाइल उठा ली, उसे देखने लगा। हाँ तो ये सब चेक करने का काम तेरा नहीं है, इस ऑफिस के लोगों का है, तो तू उनसे ये काम करवा और अब चल उठ। राहुल ने फाइल बंद की, तभी शब्द ने उसे घूर कर देखा, मगर तभी उसके चेहरे पर एक क्षीण सी मुस्कान आ गई। हाँ राहुल, तू शायद सही कह रहा है, ये काम मेरा नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस पर साइन करना है, ये काम तो आज ही मेरी एक एम्प्लॉय करेगी, वो भी अभी, शब्द बोला और मुस्कुरा दिया। मतलब? राहुल आगे कुछ पूछता तब तक शब्द ने अपने टेबल पर रखा फोन उठाकर रिसेप्शन पर लगा दिया था। पियून को अंदर भेजो, कहकर शब्द ने फोन रिसीवर पर वापस रख दिया, तभी पियून भी भागता हुआ केबिन के डोर पर नॉक करने लगा। कम इन, शब्द बोला और अपनी चेयर से खड़ा हो गया। इसे उठाओ और मेरे पीछे आओ। शब्द ने पियून को फाइल की तरफ इशारा किया और गेट की तरफ बढ़ गया। पियून भी जल्दी से सारी फाइल्स उठा लिया, जो देखने में बहुत ज्यादा थी। उन सभी फाइल्स ने पियून के चेहरे को ढक रखा था। शब्द अपने केबिन से बाहर आया और उसके पीछे राहुल और वो पियून भी था। शब्द इशिका के टेबल पर आकर खड़ा हुआ और बोला, सो मिस इशिका। शब्द की आवाज पर इशिका और पायल दोनों ही अपनी सीट से खड़ी हो गई। गुड, ये देखकर शब्द के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो बोला, सो मिस इशिका, अगर तुम्हारा रोना धोना पूरा हो गया हो तो कुछ काम कर लिया जाए। वेल, ये कुछ फाइल्स है, इन्हें तुम्हें आज घर जाने से पहले पूरी तरह से चेक करनी है, करेक्शन को सही करना है और फिर सही करने के बाद सारी फाइल्स को आज ही मेरे घर तक भी लेकर आना है। अंडरस्टैंड मिस इशिका? इशिका ने जैसे ही सुना वो सोच में पड़ गई और फिर उन फाइल्स की ओर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। यही फाइल्स देखकर पायल की भी हालत खराब हो गई। उधर राहुल के मन में तो कुछ और ही चलने लगा। ये शब्द को क्या हो गया? पहले तो कभी इस तरह से बिहेव नहीं किया, और फिर इस लड़की यानी मिस इशिका को क्यों, और फिर अपने घर भी बुला लिया, और जहां तक मैं जानता हूँ शब्द ऑफिस का काम कभी घर तक नहीं लाता, तो फिर आज क्यों? राहुल सोच ही रहा था कि शब्द फिर बोला और डायरेक्टली पायल की ओर देखते हुए बोला, एंड मेक श्योर कोमत की कोई भी मिस इशिका की मदद नहीं करे, वरना तुम खुद को द राठौर ग्रुप से खुद को अलग खड़ा पाना। अंडरस्टैंड? यस सर, कोमत तुरंत बोला। तो शब्द ने तिरछा मुस्कुराते हुए इशिका की तरफ देखा। क्यों मिस इशिका, आज सारा काम कर पाओगी ना? फिर याद रहे तुम्हें सारी फाइल्स लेकर घर भी आना है, याद रहेगा? यस सर, आपका काम आज ही पूरा हो जाएगा और काम पूरा होने के बाद मैं खुद आपके घर तक सारी फाइल्स लेकर आऊंगी, इशिका ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है मिस इशिका, तो मिलते हैं घर पर, कहकर शब्द जाने लगा। पियून ने सारी फाइल्स इशिका के टेबल पर रख दी और चला गया। जल्लाद कहीं का, इशिका ने धीमे से कहा, जिसे पायल, राहुल और शब्द ने सुन लिया। तुमने कुछ कहा मिस इशिका? शब्द ने मुड़कर उस पर गहरी नजर डालते हुए देखा। ना, नहीं तो मैंने कहा काम हो जाएगा सर, इशिका ने जल्दी से कहा। ओके गुड, तो मिलते हैं घर पर। हाँ लेकिन याद रहे एक भी गलती मिलनी नहीं चाहिए, अगर मिली तो पूरी रात बैठाकर अपने सामने काम कराऊंगा, अंडरस्टैंड? शब्द बोला। ओके सर, कोई गलती नहीं मिलेगी, इशिका ने जवाब दिया। ओके देन सी यू लेटर, बोलकर शब्द मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन से बाहर जाने लगा, लेकिन फिर रुक कर। कोमत, कल सुबह मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन का नाम बदलकर द राठौर ग्रुप के ब्रांच में बदल जाना चाहिए, अंडरस्टैंड? यस सर, हो जाएगा, मैंने पहले ही इसके लिए बोल दिया था, कल सुबह होने से पहले ही नाम बदल जाएगा। कोमत जल्दी से बोला और अपना काम करने लगा। राहुल शब्द के पीछे पीछे मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन से बाहर निकल आया और गाड़ी में बैठकर दोनों वहां से चले गए। इशिका फाइल चेक करने बैठ गई और पायल चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी और इस कारण उसे बुरा लग रहा था। वहीं द राठौर पैलेस दुल्हन की तरह सजा हुआ था, जिसकी शोभा देखते ही बनती थी। शब्द की गाड़ी द राठौर पैलेस के बाहर आकर रुकी, जिसे देखते ही सारे गार्ड्स ने तुरंत ही बड़े से गेट को खोल दिया और शब्द की गाड़ी एक बड़े से गार्डन से होती हुई राठौर पैलेस के एंट्रेंस गेट पर आकर रुकी। तुरंत एक गार्ड आकर शब्द के हाथों से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी को पार्किंग एरिया में लेकर चला गया। शब्द और राहुल गाड़ी से नीचे उतरे और एंट्रेंस गेट से अंदर आए। अंदर आकर देखा तो राठौर पैलेस अंदर से भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। शब्द की दादी वहीं एक बड़े से चेयर पर बैठी हुई थी और सारे नौकर जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहे थे। शब्द की दादी के बगल में ही शब्द के पापा जगवंत राठौर भी बैठे हुए थे, जो उस वक्त फोन पर थे और बहुत गुस्से में थे। शब्द की दादी ने जैसे ही शब्द को देखा उनका चेहरा खिल गया। शब्द, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए। शब्द की दादी ने जैसे ही शब्द आकर उनके पैरों के नीचे जमीन पर बैठ गया। ऊपर बैठिए शब्द, आप नीचे क्यों? शब्द की दादी बोल ही रही थी कि शब्द बोला, आई एम सॉरी दादी माँ, कल मैं आपके घर बुलाने के बावजूद भी घर नहीं आया, कल सच में बहुत काम था। ऐसा कौन सा काम था तुम्हें, जरा हम भी तो सुने। आखिर तुमने अपने ही मेरे भाई रंजीत चौधरी को जेल भेजने के बाद भी पूरा नहीं कर पाए, जगवंत राठौर ने गुस्से से पूछा, जो अब फोन रख चुके थे। मिस्टर राठौर, रंजीत चौधरी मेरा भाई नहीं है,
वो आपकी पत्नी मिसेज माया राठौर के भाई का बेटा है और मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, शब्द ने गुस्से से कहा। शब्द, अपनी जबान संभाल कर, मत भूलो वो तुम्हारी माँ है। जगवंत जी गुस्से में खड़े हो चुके थे। मिस्टर राठौर, मेरा आपकी पत्नी मिसेज माया राठौर से कोई रिश्ता नहीं है, शब्द भी उनके बराबर में आकर खड़ा होता हुआ बोला। शब्द कहकर जगवंत जी का हाथ उठ गया था, जिसे शब्द की दादी ने रोक लिया। जगवंत, ये क्या कर रहे हैं आप? शब्द, अब बच्चे नहीं है जो आप उन पर हाथ उठाने चले हैं, शब्द की दादी गायत्री राठौर ने कहा। तो जगवंत राठौर गुस्से से वहां से अपने स्टडी रूम में चले गए। उनके जाने के बाद गायत्री जी ने शब्द से कहा, शब्द आप भी जाकर अपने कमरे में फ्रेश हो जाए, तब तक हम शीला से कहकर आपकी कॉफी भिजवाते हैं, और हाँ, जल्दी से तैयार भी हो जाइएगा, कुछ ही देर में सारे गेस्ट आते ही होंगे। राहुल, आप भी जाकर तैयार हो जाए। जी दादी माँ, कहकर राहुल और शब्द अपने कमरे में चले गए। जैसे ही शब्द अपने कमरे में आया, उसने गुस्से से अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी आवाज नीचे तक गई। तब गायत्री जी ने पलटकर शब्द के रूम की तरफ देखा जो बंद था, और फिर पलटकर किचन में चली गई। वहीं शब्द को बार बार अपने और मिस्टर जगवंत राठौर के बीच की हुई बातें याद आ रही थी, जिससे वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। शब्द अपने कमरे की बालकनी में आया और बालकनी का दरवाजा खोल बाहर चला गया। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसे तब भी राहत नहीं मिल पा रही थी। क्यों मिस्टर राठौर, हर बार आप अपनी पत्नी को बीच में ले आते हो, जिससे मेरी नफरत आपके लिए और बढ़ जाती है, कहकर शब्द वॉशरूम चला गया और शॉवर लेने लगा, लेकिन शॉवर भी उसके गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा था। शब्द फिर बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आया और गुस्से से अपना पस निकालने लगा, लेकिन तभी वो पस नीचे गिर गया और उसमें से वही पायल निकलकर बाहर आ गई। उसने उस पायल को अपने हाथ में लिया और फिर से उस रात की यादों में खो गया, जब एक लड़की भागती हुई उसके पीठ से जा लगी थी। तभी उसके दिल की धड़कन तेज रफ्तार से दौड़ने लगी थी। एक अजीब सा एहसास उन दोनों को घेरने लगा था, मगर वो लड़की इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन लड़कों की आवाज उसके कानों से टकराई। ओह, तुम यहाँ हो जाने मन, कितना भगाया है तुमने हमें, चलो अब आ जाओ और अपना नाटक बंद करो, एंड लड़की को छोड़ और चल निकल यहाँ से। चैप्टर 1। उन लड़कों की आवाज़ सुन शब्द का गुस्सा बढ़ गया और वो पलटा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा नहीं देख पाया, मगर फिर उसे अपने पीछे करके उन लड़कों को मारने लगा। लेकिन जब वो वापस पलटा, वो लड़की वहाँ नहीं थी। हर तरफ देखा, नहीं दिखी, लेकिन ये पायल जरूर मिल गई, जिसे शब्द ने अपनी जेब में रख लिया था। फिर शब्द ने अपनी आंखें खोल ली और बोला, मिस पायल, आपकी ओनर को मैंने बहुत ढूंढा, मगर आपकी ओनर मुझे नहीं मिली। मैं हर रात ये सोचकर उसी जगह पर जाता हूँ कि आपकी ओनर मिल जाए तो मैं आपको उन्हें लौटा सकूं, लेकिन वो नहीं मिलती, और पता नहीं क्यों आपसे मेरा एक रिश्ता बन गया है, तो अब मैं आपको आपकी ओनर को कभी नहीं दूंगा। अब आप हमेशा मेरे पास रहेंगी, और शायद, बोलकर शब्द मुस्कुरा दिया। शब्द जब भी गुस्से में होता था, ये पायल ही उसके गुस्से को हमेशा शांत कर देती थी, और इस पायल को देखते ही शब्द अपना सारा गुस्सा भूलकर शांत हो जाता था। फिर शब्द अपने क्लोजेट में गया और एक ब्राउन 3 पीस सूट निकाल कर ले आया और तैयार होने लगा। वहीं ऑफिस में इशिका अभी भी फाइल चेक कर रही थी। ऑफिस टाइम भी ओवर हो चुका था। अब ऑफिस में कोमत, पायल और इशिका ही बचे हुए थे। पायल चाहकर भी इशिका की मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोमत पायल को इशिका की मदद करने नहीं दे रहा था, जिससे पायल कोमत के ऊपर भड़की हुई थी। चल न इशी, देख 8:30 बज रहे हैं, छोड़ इसे कल कर लेना, पायल वो फाइल बंद करते हुए कहा। नहीं पायल, मुझे आज ही पूरा करना है तो करना है, तू घर जा, अंकल को बोल देना मुझे देर हो जाएगी। अब तक 5 बार कॉल्स आ चुकी है उनकी। इशिका ने फाइल दोबारा खोल ली। नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगी, पायल ने जिद करते हुए कहा। नहीं पायल प्लीज तू जा, नहीं तो अंकल को चिंता होने लगेगी हम दोनों की, इशिका ने उसे मनाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन काम खत्म करते ही फोन कर देना, मैं गाड़ी भेज दूंगी, पायल ने समझाते हुए बोली। हाँ ठीक है, फोन कर दूंगी, और कोमत जी आप भी जाए। अब देखिए यहाँ कोई भी नहीं है तो मेरी कोई भी मदद नहीं करेगा, तो आपकी नौकरी भी नहीं जाएगी, तो आप जा सकते हैं, इशिका बोली और काम करने लगी। तो कोमत जाने लगा, लेकिन तभी इशिका ने कहा, कोमत जी मुझे शब्द सर के घर का एड्रेस तो दीजिए, ताकि मैं ये सारी फाइल्स उनके घर तक ले जा सकूं। जी अभी देता हूँ, कहकर कोमत ने शब्द के घर का एड्रेस इशिका को दे दिया और पायल के साथ चला गया। इशिका फाइल देखने लगी। उधर पार्टी अपने रुआब पर थी। सभी बड़े से बड़े बिजनेसमैन वहां मौजूद थे। वहीं पायल के पापा मिस्टर जगजीत रोवल भी मौजूद थे, और ये बात पायल को भी पता नहीं थी। शब्द तैयार होकर नीचे आया तो सभी की आंखें उस पर ही जम गई। वहां मौजूद सारी लड़कियां अपनी पलकें तक झपका पा रही थी, और सभी बिजनेसमैन बहुत खुश थे, क्योंकि वो आज यहाँ अपनी बेटियों के साथ आए थे। वहीं रुद्राक्ष भी बार काउंटर पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था, और उसे बहुत नशा भी चढ़ रहा था। लेकिन सभी लड़कियों के इस तरह से शब्द को देखने से उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लड़कियों की नजरें बस शब्द के ऊपर ही थी। शब्द आइए यहाँ तो। शब्द की दादी ने शब्द को नीचे आता देखा तो प्यार से उसे अपने पास बुलाया। जी दादी माँ, कहकर शब्द उनके पास चला आया। तभी राहुल भी तैयार होकर वहां आ चुका था। शब्द, ये पार्टी खास हमने आपके लिए रखी है, क्योंकि हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं, आइए, कहकर गायत्री जी शब्द को अपने साथ ले जाने लगी। शब्द, ये मिसेज कपूर हैं, मेरी सहेली बीना की बहू, ये अपनी बेटी रूहानी का रिश्ता तुमसे जोड़ना चाहती हैं, गायत्री जी बोली। हाँ मिस्टर राठौर, मेरी बेटी रूहानी तुम्हें बहुत पसंद करती है, और वो इस वक्त यहाँ मेरे साथ भी आए हैं, वो देखो, कहकर मिसेज कपूर एक तरफ इशारा करती है, मगर शब्द बिल्कुल भी उस तरफ नहीं देखता, और कहा, माफ कीजिएगा मिसेज कपूर, लेकिन मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एक्सक्यूज मी, कहकर शब्द वहां से चला गया। पीछे राहुल भी वहां से चला गया। हेलो मिस्टर राठौर, एक व्यक्ति ने जैसे ही शब्द को देखा तो वो उसे ग्रीट करते हुए उससे हाथ मिलाया।
मिस्टर जायसवाल, कैसे हैं आप? शब्द ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा। जी हम तो बढ़िया है, बस एक समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, उसी को लेकर थोड़ा परेशान है, मिस्टर जायसवाल ने अपनी चिंता जताते हुए कहा। ओ कोई नहीं, मुझे आपकी समस्या पता है और यकीन मानिए मैं उसमें बहुत हद तक आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन आगे आपको भी हमारे साथ बिजनेस में अपना 30% शेयर देना होगा। अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपकी समस्या के बारे में सोच सकता हूं। शब्द बोला तो राहुल ने धीरे से कहा, ये क्या कर रहा है शब्द? तुझे पता भी है जायसवाल ग्रुप कितने लॉस में चल रहा है, इससे तुझे भी कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। आई नो राहुल, बहुत अच्छे से पता है, बट तुम्हें ये नहीं पता जायसवाल ग्रुप के 30% शेयर हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, शब्द ने कहा। मतलब वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा राहुल। फिर मिस्टर जायसवाल के पास वापस आकर, सो मिस्टर जायसवाल क्या सोचा है आपने? मुझे आपका सौदा मंजूर है मिस्टर राठौर, कल शाम तक 30% शेयर्स के पेपर्स आप तक पहुंच जाएंगे, मिस्टर जायसवाल ने वापस शब्द से हाथ मिलाते हुए कहा। तभी वहां माया राठौर भी आ गई। शब्द, हमें आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिसेज राठौर, सो आप जा सकती हैं। लेकिन माया ने इतना ही कहा था कि शब्द वहां से चला गया, उसके पीछे माया भी आ गई। शब्द, तुम प्लीज रंजीत को जेल से छुड़वा दो, माया ने जल्दी से कहा। तो शब्द ने बस 2 शब्द कहा, कभी नहीं, कहकर बार काउंटर पर चला गया। राहुल भी बार काउंटर पर चला गया। माया गुस्से में बस दांत पीसती रह गई। क्या हुआ, नहीं सुनाना? जगवंत जी माया के पास आते हुए पूछा तो माया ने ना में सिर हिलाकर वहां से चली गई। जगवंत भी अपने दोस्तों के पास चले गए। बार काउंटर पर शब्द ड्रिंक का ग्लास हाथ में लेकर खड़ा था। राहुल भी साथ में ड्रिंक कर रहा था। शब्द को जल्दी नशा नहीं होता था। तभी एक लड़की जो अब तक रुद्राक्ष के साथ थी शब्द के पास चली आई, जिससे रुद्राक्ष चिढ़ गया था। हाय रुद्राक्ष, मैं संगीता, उस लड़की ने अपना परिचय देते हुए हाथ बढ़ाया। सो वॉट? शब्द ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा। वो मैं तुमसे जान पहचान बढ़ाने आया हूं ताकि हम फ्यूचर में एक अच्छे कपल। संगीता ने बस इतना ही कि शब्द वहां से उठकर अपनी दादी माँ के पास चला गया। अब उसे ये पार्टी बोरिंग लगने लगी थी और वो वहां से जाना चाहता था। राहुल को शब्द ने उसके घर भेज दिया था और खुद दादी माँ के पास चला आया। इससे संगीता चिढ़ गई और वापस रुद्राक्ष के पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन रुद्राक्ष उसे इग्नोर करके वहां से चला गया। शब्द, रुद्राक्ष ने पीछे टोका तो शब्द रुक गया। रुद्राक्ष उसके पास आया और बोला, शब्द कुछ बात करनी थी, चलेगा? लेकिन शब्द कुछ नहीं बोला और जाने लगा। काया बता रही थी कि कल उसके कॉलेज में तुम्हें किसी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा था, उसके हाथों की उंगलियां तुम्हारे गालों पर छप गई थी। जैसे रुद्राक्ष ने कहा, शब्द को एक बार फिर से याद आने लगा और फिर उसके हाथों की मुट्ठी फिर बन गई। वाह, इतना गुस्सा, अच्छी बात है। रुद्राक्ष ने शब्द के हाथों की मुट्ठी को देखा तो उसे उकसाते हुए बोला। वैसे एक बात बता शब्द, उस लड़की के थप्पड़ को याद करते हो तो बहुत गुस्सा आता होगा ना? वेल, आना भी चाहिए। वैसे एक बात बताओ, वो लड़की दिखने में थी कैसी? खूबसूरत थी, रुद्राक्ष फिर बोला। अपनी लिमिट क्रॉस मत करना रुद्राक्ष, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शब्द ने गुस्से से कहा। लेकिन अब सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गई थी। गायत्री जी तो परेशान हो गई थी कि उनके दोनों पोते इस तरह आमने सामने थे। क्यों, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? वैसे मैंने ऐसा भी क्या बोला दिया जो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है? फिर शब्द के एकदम करीब आते हुए रुद्राक्ष ने उसके कान में धीरे से कहा, वैसे तो मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत थी, सोच रहा हूँ उसके साथ। रुद्राक्ष बोल ही रहा था कि शब्द ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे खून आने लगा। उसने अपना हाथ लगाकर देखा तो खून था, तो रुद्राक्ष ने भी उसके मुंह पर मारा, लेकिन शब्द साइड हो गया जिससे वो हवा में चला गया। फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। गॉड ने सभी गेस्ट को जाने के लिए कह दिया और बाकी लोग उन दोनों को छुड़ाने लगे। इतने रुद्राक्ष काफी हद तक घायल हो गया था। फिर जगवंत राठौर ने उन दोनों को छुड़ाया और रुद्राक्ष को लेकर उसके कमरे में चले गए। जारी है। CH6 इन्हें मैं लाया हूं, क्यों, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? वैसे मैंने ऐसा भी क्या बोला दिया जो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है? फिर शब्द के एकदम करीब आते हुए रुद्राक्ष ने उसके कान में धीरे से कहा, वैसे तो मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत थी, सोच रहा हूँ उसके साथ। रुद्राक्ष बोल ही रहा था कि शब्द ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे खून आने लगा। उसने अपना हाथ लगाकर देखा तो खून था, तो रुद्राक्ष ने भी उसके मुंह पर मारा, लेकिन शब्द साइड हो गया जिससे वो हवा में चला गया। फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। गॉड ने सभी गेस्ट को जाने के लिए कह दिया और बाकी लोग उन दोनों को छुड़ाने लगे। इतने रुद्राक्ष काफी हद तक घायल हो गया था। फिर जगवंत राठौर ने उन दोनों को छुड़ाया और रुद्राक्ष को लेकर उसके कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद शब्द भी अपने कमरे में चला आया और गुस्से में दरवाजा जोर से लगा दिया। फिर बेड के पास आया और गुस्से में अपना कोट उतारकर जमीन पर पटक दिया। धीरे धीरे बाकी के कपड़े भी जमीन पर पटक दिए, लेकिन तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वॉशरूम में चला गया और शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया और सोचने लगा, क्या हो गया था शब्द, तुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था? जब वो इशिका के बारे में इतनी गंदी बात बोल रहा था तो तू क्यों भड़क उठा? शब्द ये सब अपने मन में सोच रहा था। गुस्से से उसका पूरा शरीर जल रहा था, जो शॉवर का ठंडा पानी भी कम नहीं कर पा रहा था। उधर इशिका अपना काम खत्म करके द राठौर पैलेस के डोर पर खड़ी थी। गार्ड अंदर फोन लगा रहा था लेकिन फोन उठ नहीं रहा था, इसलिए गार्ड खुद अंदर जाकर इन्फॉर्म करने का सोचा और अंदर चला आया और सीधे जाकर शब्द के कमरे के दरवाजे पर नॉक करने लगा।
जब दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ शब्द के कान पर पड़ी तो उसे और भी गुस्सा आया और बाथरोब पहनकर बाहर आया। शब्द के बाल भीगे हुए थे जिससे पानी टपक रहा था, और फिर जैसे ही शब्द ने दरवाजा खोला तो उसकी नज़र गार्ड के पीछे खड़ी इशिका पर पड़ी। इशिका बहुत देर से बाहर खड़ी थी, इसलिए वो खुद उस गार्ड के पीछे पीछे वहां आ गई थी, और उसे देखते ही शब्द तुरंत ही शांत हो गया। उसने गार्ड को जाने के लिए कहा और खुद दरवाजे से हटकर अपने कमरे में आ गया, मगर इशिका वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ, तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। शब्द ने इशिका को दरवाजे पर खड़ा देखा तो पूछा। अरे यार, इन्हें ऐसे देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे ये अभी नहाकर बाहर निकले हैं और अब ये मुझे अपने कमरे के अंदर बुला रहे हैं। इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि एक लड़की बाहर खड़ी है, पहले खुद जाकर कपड़े पहन ले फिर सामने आए। लेकिन नहीं, ये तो है ही बेशर्म और ऊपर से जल्लाद भी। इशिका मन ही मन बड़बड़ाती रही थी। तुम अब तक दरवाजे पर ही खड़ी हो। शब्द ने जब इशिका कुछ रिएक्ट करते नहीं देखा तो फिर उसकी तरफ पलटते हुए बोला। भगवान जी, अब मैं क्या करूं, इसे तो सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अभी अभी नहाकर निकला है, बालों से पानी गिर रहा है, लेकिन इसे तो कुछ पड़ी नहीं है। ये नहीं जाकर कपड़े पहने फिर बुलाए, लेकिन ये तो। इशिका अपनी ही सोच में डूबी थी कि फिर से शब्द की आवाज़ इशिका के कान में पड़ी। मिस इशिका, लगता है तुमको सुनाई नहीं दिया। तो ठीक है, तुम घर भी नहीं जा सकती जब तक तुम कमरे में नहीं आओगी और अपना काम पूरा नहीं करोगी। तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। तो तुम्हें अगर दरवाजे पर यूं ही खड़े रहना है तो खड़े रहो, शौक से खड़े रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहकर शब्द भी वहीं सोफे पर बैठ गया। इशिका ने जैसे ही सुना मन में बोली, अब तो मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जल्लाद मुझे ऐसे ही दरवाजे पर खड़ा रखेगा। सोचकर इशिका कमरे के अंदर आ गई और बोली, सर ये फाइल्स कहाँ रखनी है? इशिका के पूछते ही शब्द अपनी जगह से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ गया और दरवाजे को अंदर से लगा दिया। ये देखकर इशिका की सांसें अटक गई। उसने थूक गटकते हुए पूछा, सर 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 ये आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? जैसे ही इशिका ने पूछा तो शब्द के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो पलटा और धीरे धीरे अपने कदम इशिका की तरफ बढ़ाने लगा। अपनी तरफ शब्द को बढ़ता देख इशिका की तो जैसे हॉट बीट ही बढ़ गई। वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, सर ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास मत आइए, मुझे कराटे आता है, आपको अभी यहीं ढेर कर दूंगी। ये सुनते ही शब्द ने अपने कदम रोक लिए। शब्द के रुकते ही इशिका ने गहरी सांस ली, लेकिन फिर शब्द के कदम इशिका की तरफ बढ़ने लगे। इशिका ने शब्द को फिर से अपनी तरफ आता देखा तो फिर से डर गई। उसकी हॉट बीट फिर बढ़ गई थी। इशिका ने फिर से अपने कदम पीछे लेने शुरू किए और अंत क्लोजेट के डोर से जा लगी। अब शब्द एकदम सामने था, लेकिन इशिका के पास पीछे जाने की जगह खत्म हो चुकी थी। तो शब्द उसके और नजदीक आया और उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा, जिससे इशिका ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। शब्द ये देखते ही रुक गया, फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान ठहर गई। वो इशिका के कान की तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, इशिका रिलैक्स, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। कहकर शब्द वापस पीछे हो गया। इशिका ने जैसे ही सुना उसने झट से आंखें खोल दी। उसकी हॉट बीट बहुत तेजी से बढ़ी हुई थी। मिस इशिका, मैंने दरवाजा इसलिए बंद किया है ताकि हमें काम के समय कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मुझे काम करते वक्त डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। कहकर शब्द इशिका को साइड में करके क्लोजेट के अंदर चला गया। मैं भी इशिका कुछ भी सोच लेती हूँ, सच में पागल हूँ, इशिका ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, सच में पागल हो। शब्द क्लोजेट से बाहर आया। उसने इस वक्त एक लोवर और टी शर्ट पहन रखी थी और आकर सीधे सोफे पर बैठ गया। इशिका ने भी सारी फाइल्स वहीं सोफे के पास टेबल पर रख दी और जाने लगी। मिस इशिका, शब्द ने एक फाइल उठाते हुए उसे टोका तो इशिका रुक गई और पलटकर शब्द की ओर देखा। उधर रुद्राक्ष के रूम में रुद्राक्ष अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ करा रहा था। माया जी उसको दवाई लगा रही थी और जगवंत जी वहां इधर उधर टहल रहे थे। देख रहे हैं क्या हालत कर दी है आपके बेटे ने, मेरे बेटे की मार मार कर पूरा मुंह सुजा दिया है और ऊपर से तो खून भी निकाल दिया, सो अलग। कहते हुए माया जी ने रुद्राक्ष के होठों के पास दवाई लगाई, जिससे रुद्राक्ष की आह निकल गई। बेटा, ज्यादा तो नहीं लगी ना? माया जी ने चिंता से पूछा तो रुद्राक्ष बोला, मॉम आई एम फाइन। हाँ, देख रही हूँ, तो कितना फाइन है, आया बड़ा फाइन वाला, मार मार कर मेरे बेटे का खून निकाल दिया आपके बेटे ने। हाँ तो रुद्राक्ष मेरा भी बेटा है, उसे ऐसी हालत मुझसे भी नहीं देखी जा रही। माया जी की बात पूरी होने से पहले ही जगवंत जी बीच में बोले। हाँ तो रोकना चाहिए था ना आपको अपने बेटे को, तब क्यों नहीं कहा जब आपका बेटा मेरे बेटे को कुत्तों की तरह धो रहा था? माया जी बोली तो जगवंत जी और रुद्राक्ष जी माया जी को देखने लगे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई। अपनी बात सुधारते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब है जब आपका बेटा मेरे बेटे को बुरी तरह से पीट रहा था तब आपने क्यों कुछ नहीं कहा? हाँ तो वो मेरी सुनता ही कहाँ है कुछ, उसे तो मैं उसका दुश्मन लगता हूँ। कहकर जगवंत जी रुद्राक्ष के कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। फिर बोले, लेकिन तुम अपने इस बेटे से क्यों नहीं पूछती कि जब वो जानता है कि शब्द और उसकी नहीं बनती तो उसको उकसाता क्यों है? और आखिर ऐसा भी क्या कहा कि शब्द ने अपना आपा ही खो दिया, जबकि वो इतनी जल्दी अपना आपा खोने वाले में से नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन आपा जल्दी नहीं खोता। कहकर वो रुद्राक्ष के कमरे से चले गए। माया जी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा तो उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली, तो माया जी रुद्राक्ष के कमरे से बाहर चली गई। पायल के घर पर पायल बार बार ऋषिका को फोन ट्राई कर रही थी, मगर उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। ऐसी कौन सी जगह है ऋषि की उसका फोन ही नहीं लग रहा? बोला था उसने कि जब घर आना होगा तो फोन कर देगी तो मैं गाड़ी भेज दूंगी, लेकिन इतनी देर कहाँ हो इशिका तुम? परेशान होते हुए पायल फिर से इशिका को फोन लगाने लगी। उधर द राठौर पैलेस में इशिका अभी भी बुत बनी खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये जल्लाद उसे क्यों रोक रहा है। उसने तो सारा काम कर दिया, फाइल चेक करके उसके घर पर उसके बेडरूम तक लाकर दे दी, तो अब क्यों रोक रहा है? कब मैंने क्या कर दिया?
इशिका सोच ही रही थी। शब्द बोला, मिस इशिका, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है? इशिका चौंकते हुए, हाँ मिस इशिका, तुमको चौंकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तुमने सही सुना है, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं ये देख नहीं लेता कि तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई। और फिर मुझे इन सभी फाइल्स पर सिग्नेचर भी करने हैं, सो तुम्हारा काम तब तक खत्म नहीं होगा। कहते हुए शब्द सारी फाइल्स देखने लगा और इशिका वैसे ही अपने स्थान पर खड़ी रही। उसे शब्द पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर कर भी क्या सकती थी, आखिर वो उसका बॉस था। बस उसके मुंह से एक ही वर्ड निकला, जल्लाद, जिसे इस बार शब्द ने भी सुन लिया। उसके चेहरे स्माइल आ गई मगर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस अपना काम करता रहा। उधर पायल अभी भी परेशान हो रही थी क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी कि तभी उसे गाड़ी के आने की आवाज़ आई। वो बाहर जा ही रही थी कि उसने देखा उसके पापा अभी उस गाड़ी से अंदर आ रहे थे, तो वो वापस अंदर आ गई। जगजीत जी को नहीं पता था कि इशिका घर पर नहीं है और पायल उसके लिए परेशान है। वो अंदर आए और बोले, पायल, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जगजीत जी इतना ही बोले थे कि पायल की नज़र जगजीत जी के पीछे खड़े शख्स पर गई, जिससे पायल के चेहरे के भाव ही बदल गए। उसकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। आप, पायल बस इतना ही बोली कि जगजीत जी तुरंत बोले, इन्हें मैं लाया हूँ। जारी है। CH7, तुम कौन हो? आप, पायल बस इतना ही बोली कि जगजीत जी तुरंत बोले, इन्हें मैं लाया हूँ। अब आगे पायल जगजीत जी की तरफ देखती रह गई। उसके आंखों के कोरों से आंसू की एक बूंद लुढ़क गई। वोए पापा वोए, आप इस औरत को यहाँ क्यों लाए हैं? पायल ने गुस्से से रोते हुए पूछा। पायल, बेटा मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे पापा, कुछ भी नहीं सुनना, पायल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। लेकिन पायल, जगजीत जी बोल ही रहे थे कि वो पीछे खड़ी औरत ममता भरी आवाज में बोली, पायल बेटा आप यहाँ आइए, देखिए आपकी मॉम आई हैं आपके लिए। चुप, एकदम चुप, तुम मेरी मॉम नहीं हो। मेरी मॉम तो तभी मर गई जब वो मुझे और मेरे पापा को छोड़कर अपने करियर के लिए उस आदमी के साथ चली गई। ये तक नहीं सोचा एक 5 साल की बच्ची कैसे रहेगी अपनी मॉम के बिना, पापा कैसे रहेंगे आपके बिना। लेकिन नहीं, आपको अगर चिंता थी तो सिर्फ अपनी, क्योंकि आपको चाहिए था फ्रीडम, पावर, पोजीशन और सक्सेस, यही चाहिए था ना आपको। तो अब क्यों आए हो? जाओ ना उसी आदमी के पास, क्यों आए हो? पायल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। पायल, उस औरत ने गुस्से से चीखा, पापा इनसे कह दीजिए कि ये यहाँ से चली जाएं, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, पायल ने गुस्से से कहा और ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गई। द राठौर पैलेस में शब्द के कमरे में। सर, अगर आपका काम पूरा हो गया हो तो क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? इशिका ने जैसे पूछा तो शब्द ने सर उठाकर इशिका की तरफ देखा। शब्द का काम लगभग पूरा हो चुका था और इशिका ने अपना काम बखूबी किया था, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए शब्द ने कहा, सॉरी मिस इशिका, आप घर नहीं जा सकती हैं। मगर क्यों? इशिका ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और मुझे नींद आ रही है, मैं चला सोने, शब्द बोला और अपने बेड की ओर बढ़ गया। हैं, आपका दिमाग तो ठीक है सर, बहुत तुम मुझे पागल समझती हो? इशिका ने जैसे ही कहा, शब्द ने गुस्से से पूछा। नहीं सर, वो बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने घर जाना है और आपको नींद आ रही है तो सो जाइए, मैं अपने घर जा रही हूँ। ओके सर, मैं चलती हूँ, इशिका बोली और जाने लगी। नहीं, तुम नहीं जा सकती हो, शब्द ने कहा और चुप हो गया, क्योंकि खुद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे रोक क्यों रहा था। सर सॉरी, मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि शायद आपके सिर पर कभी गहरी चोट लगी हो जो आपके समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। खैर मैं चलती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवा जरूर लीजिएगा, कहकर इशिका जाने लगी। लेकिन इशिका की बातों ने शब्द का गुस्सा बढ़ा दिया। उसने इशिका की कलाई पकड़ी और उसे झटके से खींच लिया, जिससे इशिका शब्द के सीने से जा लगी। इशिका के दोनों हाथ शब्द के कंधे पर आ गए और शब्द का एक हाथ इशिका की कमर पर और दूसरा हाथ ने इशिका की कलाई को पकड़ रखा था और वो दोनों बहुत नज़दीक थे, इतने नज़दीक कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। इशिका शब्द की आंखों में देख रही थी और शब्द इशिका के, दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे में खो गए हों। तभी इशिका के फ़ोन की रिंगटोन से वो दोनों अपनी सेंस में आए। शब्द ने इशिका को छोड़ दिया और इशिका ने अपना फ़ोन देखा, उसमें पायल का नाम फ्लैश हो रहा था। इशिका ने जल्दी से फ़ोन उठाया। इशिका कुछ बोलती उससे पहले ही पायल चिंता और गुस्सा दोनों के मिले जुले भाव से बोली, इशिका कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फ़ोन लगा रही हूँ, कुछ होश भी है तुम्हें? समय देखा है तुमने, 1:30 बज रहे हैं और तेरा कोई अता पता ही नहीं है। मैंने बोला था तुझसे कि ऑफिस से निकलना तो फ़ोन कर देना, लेकिन नहीं किया। मैंने ऑफिस फ़ोन किया था तो काका बोले कि तू 2 घंटे पहले ही ऑफिस से निकल गई है और अब बता तू है कहाँ? मैं आ रही हूँ तुझे लेने अभी और इसी वक्त, पायल बोल रही थी। तभी इशिका ने फ़ोन को स्पीकर पर कर दिया था और शब्द की ओर गुस्से से देख रही थी, जैसे उसे ये सब सुना रही हो और कह रही हो कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मिस्टर जल्लाद। शब्द भी सब कुछ सुन रहा था। फिर इशिका का फ़ोन उससे लेकर बोला, पायल इशिका मेरे साथ है और बिल्कुल सेफ है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी रात के 1:30 बज रहे हैं, इसलिए इतनी रात को घर से निकलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात मिस इशिका की, तो वो आज रात मेरे घर पर रुक रही हैं, क्योंकि इतनी रात गए मैं इन्हें घर भेजने वाला नहीं हूँ। सो तुम आराम से सो जाओ और अपनी दोस्त की चिंता मुझ पर छोड़ दो। कल सुबह मेरा ड्राइवर मिस इशिका को आपके घर छोड़ आएगा, कहकर शब्द फ़ोन काटकर इशिका को पकड़ा दिया। जब शब्द इशिका से फ़ोन लेकर पायल से बात कर रहा था, तब इशिका उसे बहुत गुस्से से देख रही थी। उधर पायल भी एकदम शॉक थी कि अभी उसने क्या सुना और क्यों, उसे कुछ भी समझ नहीं आया।
लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने चुपचाप सोने का सोचा और दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर आ गई और आंखें बंद करके सो गई। पायल अब तक जो हुआ सब कुछ भूल चुकी थी, उसकी मॉम से उसका आमना सामना सब कुछ भूलकर वो सो गई थी। उधर इशिका शब्द को अजीब नजरों से घूर रही थी। जब शब्द ने उसे ऐसे घूरते देखा तो पूछा, व्हाट? ये क्या था? मतलब आपने अभी क्या किया था? इशिका ने वैसे ही देखते हुए पूछा। क्या किया था? शब्द भी इस पर चौंका। आपने पायल को यहाँ आने के लिए मना किया और मुझे जाने के लिए, क्यों? क्या मैं जानती सकती हूँ? मैं इसका जवाब तुम्हें देना जरूरी नहीं समझता। शब्द को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, इसलिए उसने एक टूक में जवाब देकर मुंह फेर लिया था। अब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने इशिका को अपने घर पर बुलाया था, क्यों उसे वो सब फाइल्स दी जिसकी अभी उतनी भी जरूरत नहीं थी, क्यों किया वो सब, वो भी क्या इसलिए कि इशिका ने उसे थप्पड़ मारा था? क्या ये सब उस थप्पड़ का बदला था? वहीं इशिका भी अब परेशान थी कि वो अब क्या करे, कहाँ जाए, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत नींद आ रही थी और वो अब शब्द से लड़ना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो इस वक्त बहुत थक भी जो गई थी। इशिका ने अपने हथियार डालते हुए पूछा, तो अब बताइए कहाँ सोना है, क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत नींद आ रही है। शब्द ने जब सुना उसके चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। उसने पलटकर इशिका की तरफ देखा जो काफी थकी लग रही थी। ठीक है, आओ मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देता हूँ, कहकर शब्द ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो इशिका सारी फाइल्स उठाने लगी। रहने दो उसे, वो ऑफिस पहुंच जाएगा, तुम चलो आओ, शब्द ने कहा तो इशिका भी उसके कमरे से बाहर आ गई। इस वक्त कोई भी बाहर नहीं था, सभी अपने अपने कमरे में थे। इशिका ने चैन की सांस ली क्योंकि इशिका को यही डर था कि अगर इस वक्त कोई उसे देख लेता तो क्या सोचता, वो भी शब्द के साथ में, तो ना जाने क्या क्या मनगंधक कहानियां बनाने लग जाते। अच्छा हुआ सब सो रहे हैं। इशिका यही सब सोच रही थी, इस बात से बेखबर शब्द आराम से उसके बगल में आकर खड़ा हो गया था और उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। क्या हुआ मिस इशिका? शब्द ने कहा तो इशिका अपने सेंस में आई और बोली, कुछ नहीं सर। आप चलिए, तो शब्द आगे बढ़ गया। इशिका भी पीछे पीछे चल रही थी मगर पूरे घर को बहुत ध्यान से देख रही थी क्योंकि जब वो आए तो बहुत हड़बड़ी में आई थी। उसने उस वक्त घर को नहीं देखा था। पूरे घर में थोड़ी थोड़ी दूर पर लाइट जल रही थी जिससे वहां पर्याप्त रोशनी थी। वो एक कॉरिडोर थी जहां से शब्द इशिका को ला रहा था। शब्द को अंदाजा था कि इशिका इस वक्त क्या कर रही है, मगर उसने कुछ बोला नहीं और ना ही पीछे मुड़कर एक बार भी देखा। तभी वो रुका और एक कमरे का दरवाजा खोल दिया। मिस इशिका, तुम इस कमरे में रेस्ट कर सकती हो और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, कहकर शब्द चला गया। इशिका अंदर आई तो पूरे कमरे को बहुत ध्यान से देखा। सच में बहुत सुंदर था सब कुछ। इशिका उस कमरे की खिड़की के पास गई तो उसे खोल दिया। चांद की रोशनी इस वक्त उसके ऊपर पड़ रही थी जिसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे चांद ने उसके तेज को और बढ़ा दिया हो। फिर इशिका बेड पर आई और बिस्तर पर सो गई। वो बहुत थक गई थी और थकान के कारण बिस्तर पर लेटते ही वो सो गई थी। अगली सुबह इशिका के कमरे में सूरज की धूप से नहा गया था। वैसे तो सुबह जल्दी उठने वालों में से थी, मगर कल इतने काम के कारण उसे सोने में बहुत देर हो गई थी। उसकी नींद तब टूटी जब उसका फोन बजा। फोन उठाकर देखा तो पायल का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फोन उठाया तो इशिका के बोलने से पहले ही पायल बोली, इशी तू निकली कि नहीं वहां से? पायल ने जैसे ही पूछा तो वो चौंक कर अपने आसपास देखने लगी। उसे अभी तक लग रहा था कि वो अपने घर पर हो, मगर पायल के सवाल पर वो पूरी तरह हिल गई थी क्योंकि सुबह के 9 बज रहे थे और वो इस वक्त किसी और के घर पर थी। उसने अपने दूसरे हाथ से अपने सिर पर टपली मारी और बोली, सॉरी पायल, वो मैं अब तक सो रही थी, तेरे फोन से उठी हूँ। अच्छा सुन, तू परेशान मत हो, मैं जल्दी से जल्दी आती हूँ, या फिर तू एक काम कर, तू अपना ऑफिस निकल जाना, मैं घर पर आकर कपड़े चेंज करके ऑफिस आ जाऊंगी। इशिका जैसे ही बोली पायल फिर झटके से बोली, क्या तू अभी तक वहीं हो? प्लीज जल्दी से निकल वरना किसी को पता चल गया तो क्या सोचेगा? हाँ सही कह रही है, मैं जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ, कहकर इशिका ने जल्दी से फोन को बेड पर फेंका और वॉशरूम चली गई। और फ्रेश होकर बाहर आए तो अपना फ़ोन उठाया और शब्द को कॉल करने लगी मगर फिर रुक गई। वो करती कैसे, उसके पास तो उस जल्लाद का नंबर ही नहीं है। अब क्या करूं, सोचते हुए वो परेशान हो गई, लेकिन उसे जाना तो था इसलिए खुद से बोली, चल इशिका तैयार हो जा, अब कैसे भी करके घर तो जाना ही है। सोचते हुए उसने हल्का सा दरवाजा खोला तो इतनी चहल पहल देखकर उसकी सांसें ही अटक गई। उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया। अब क्या करूं, सोचते सोचते इधर उधर टहलने लगी, लेकिन फिर रुक कर, क्या कर रही है इशिका? ऐसे तो तू इस कमरे से बाहर ही नहीं जा पाएगी, लेकिन जाना तो होगा, चाहे छुप छुप कर क्यों न जाना पड़े। ये सोचकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई और बचते बचते किसी तरह डोर की तरफ जाने लगी। सीढ़ियां की तरफ जा ही रही थी कि एक नौकर वहां से गुजरा तो जल्दी से छिपकर वो पिलर के पीछे छिप गई। और उस नौकर के जाते ही वो पिलर से बाहर निकली तो सीढ़ियों की तरफ जाने लगी, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक झटके से अंदर खींच लिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। झटके से खींचे जाने की वजह से इशिका ने आंखें बंद कर ली थी। जब खोलकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई क्योंकि वो शब्द ही था जिसने इशिका को खींचा था और वो इस वक्त अभी नहाकर निकला था और अभी टॉवल में था। इशिका ने झट से अपनी नजरें फेर ली। इशिका को शब्द को ऐसे देखकर उसकी सांस ही अटक गई थी। उसकी धड़कन इतनी बड़ी हुई थी जिसे शब्द साफ सुन पा रहा था। शब्द भी जैसे कहीं खो गया था। उसके दिल की भी धड़कन बहुत बड़ी हुई थी। जब शब्द ऐसे ही उसे पकड़े खड़ा था तो इशिका ने उसकी तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसे इस तरह से देखता देख इशिका को शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे और जाकर कपड़े पहनिए पहले, बिल्कुल बेशर्म है आप। कल भी आप बाथरोब पहनकर बाहर चले आए थे और आज इस समय सिर्फ टॉवल में। इशिका ने जैसे ही कहा तो शब्द होश में जैसे आया।
उसने इशिका को छोड़ा और क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही इशिका जल्दी से उसके रूम से बाहर आई और धीरे से शब्द के कमरे का दरवाजा लगा दिया। तभी तुम कौन हो जारी है। CH8 अनटाइटल्ड चैप्टर। जब शब्द ऐसे ही उसे पकड़े खड़ा था तो इशिका ने उसकी तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसे इस तरह से देखता देख इशिका को शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे और जाकर कपड़े पहनिए पहले। बिल्कुल बेशर्म है आप। कल भी आप बाथरोब पहनकर बाहर चले आए थे और आज इस समय सिर्फ टॉवल में। इशिका ने जैसे ही कहा तो शब्द होश में जैसे आया। उसने इशिका को छोड़ा और क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही इशिका जल्दी से उसके रूम से बाहर आई और धीरे से शब्द के कमरे का दरवाजा लगा दिया। तभी तुम कौन हो? अब आगे तुम कौन हो? एक आवाज से इशिका पलटी तो देखा सामने एक औरत खड़ी थी जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। बोलो कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने दोबारा से पूछा। वो इशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मिसेज राठौर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शब्द ने जलती निगाहों से माया जी की तरफ देखा। शब्द मैं इसे यहाँ माया जी से भी कोई जवाब देते नहीं बन रहा था क्योंकि शब्द इस वक्त बहुत गुस्से में था और उसकी गुस्से को देखकर माया जी को कहीं न कहीं उससे डर लग रहा था। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, देन स्टे अवे एंड दिस इज लास्ट वार्निंग। बोलकर शब्द इशिका की हथेली को कसकर पकड़ लिया, जिस पर माया जी और इशिका दोनों ने उस हाथ को देखा जिसे शब्द ने कसकर थामा हुआ था। मगर शब्द की नजरें तो माया जी के ऊपर ही टिकी थी। वहीं कोई और भी था जिसने शब्द को इशिका का हाथ थामते देखा था। वो और कोई नहीं आशा जी थी जो मंदिर से ऊपर किसी काम से जा रही थी। तभी उनकी नज़र उन तीनों पर पड़ी थी। आशा जी कुछ बोलती उससे पहले शब्द इशिका को लेकर घर से बाहर निकल गया। शब्द के जाते ही आशा जी ने माया जी की तरफ देखा जो अब वहां से जा रही थी। वो आगे आई माया जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, उसकी बातों को दिल पर मत लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां जगवंत जी भी आ गए जो अभी रुद्राक्ष के कमरे से ही आ रहे थे। कुछ बात है क्या? उन्होंने उन सबको परेशान देखते ही पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ रुद्राक्ष अब कैसा है? वो नाश्ता करने आ रहा है हमारे साथ। आशा जी तुरंत बात बदलते हुए बोली। जी माँ, वो बस नीचे आ ही रहा है। चलिए चलकर नाश्ता करते हैं, वो आ जाएगा, जगवंत जी ने कहा। अच्छा ठीक है, चलिए चलकर नाश्ता कर लेते हैं, कहकर जगवंत उन दोनों को नाश्ते की टेबल पर ले जाते हैं। ये क्या हरकत थी? इशिका ने गुस्से से बाहर आते ही पूछा तो शब्द ने उसकी ओर देखा जैसे पूछ रहा हो कि उसने ऐसी कौन सी हरकत कर दी जिसका तुम्हें इतना बुरा लग गया? आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था, वो भी ऐसे? इशिका ने अपनी हथेली दिखाते हुए कहा जिसे शब्द ने पकड़ा था। तुम मुझे फिर से थप्पड़ मारने वाली हो? शब्द ने इशिका की हथेली को देखते हुए पूछा तो इशिका ने अपने हाथ जल्दी से खींच लिए जिसे देखकर शब्द के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। नहीं, देखिए आप बात को बदलिए मत, आप बताइए आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? इशिका ने जल्दी से कहा। हाँ तो, शब्द ने बस इतना ही कहा जैसे ये उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। तो से आपका क्या मतलब है? जवाब दीजिए, वैसे भी आपने कोई डील नहीं हासिल की थी, मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ तो तुम क्या कोई डील से कम हो? ये बात शब्द ने बहुत धीरे से कहा था जिसे इशिका भी नहीं सुन पाई, मगर शब्द के होठ हिलते जरूर देखा था। कुछ कहा आपने? इशिका ने दोबारा पूछा। कुछ नहीं, चलो चलकर गाड़ी में बैठो। क्यों बैठूं? पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इशिका ने जिद करते हुए कहा। और अगर ना दूं तो? शब्द ने भी तिरछा मुस्कुराते हुए देखा जिससे इशिका पहले थोड़ा झेप गई लेकिन दोबारा खुद को संभालते हुए बोली। क्यों क्यों नहीं जवाब देंगे आप? आपको बताना होगा, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? इशिका ने गुस्से से देखते हुए पूछा, लेकिन शब्द को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इशिका की कलाई पकड़कर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट के बगल वाली पैसेंजर सीट पर इशिका को बैठाया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। इशिका एकदम खामोश थी। सीट बेल्ट, शब्द ने कहा, लेकिन इशिका ने कोई रिएक्ट नहीं किया। शब्द ने दोबारा सीट बेल्ट कहा मगर इशिका अब भी वैसे ही बुद्ध बनी बैठी थी। तो इस बार खुद शब्द इशिका की तरफ झुका। जैसे ही शब्द झुका इशिका थोड़ी पीछे हो गई। दोनों की धड़कन फिर से तेज हो गई। अब शब्द और इशिका के चेहरे आमने सामने थे जिससे दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। शब्द बिना अपनी नजरें हटाए इशिका की सीट बेल्ट लगाकर तुरंत अपनी जगह पर वापस बैठ गया था। शब्द के बैठते ही इशिका हैरान थी क्योंकि इसकी उम्मीद इशिका ने की नहीं थी। शब्द खुद आकर इशिका की तरफ का सीट बेल्ट लगाएगा। इशिका की अभी भी तेज बढ़ी हुई थी, वो बहुत जोरों से सांस ले रही थी। ब्रीथ मिस इशिका ब्रीथ, एंड अपनी हॉट बीट को थोड़ा कंट्रोल कर लो नहीं तो तुम्हारे उधर से निकलकर बाहर आ जाएगी, कहकर शब्द गाड़ी स्टार्ट कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ गई। इशिका अभी भी हैरानी से शब्द को देख रही थी और उसकी बात के पीछे का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। वहीं शब्द के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई थी जिसे जल्दी से शब्द छिपा लिया और बोला, ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? शब्द के कहने पर इशिका ने अपनी नजरें फेर ली और अब वो खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन शब्द वो पता नहीं क्या सोच रहा था। कुछ देर बाद शब्द की गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर आकर रुकी। वो घर पायल का था। घर को देखते ही इशिका गाड़ी से उतरने लगी तो शब्द बोला, तुम्हारे पास आधा घंटा है ऑफिस टाइम शुरू होने में, मगर आज मैं तुम्हें केवल 1 घंटा देता हूँ। 1 घंटे के बाद तुम ऑफिस में होनी चाहिए, कहकर इशिका के उतरने के बाद शब्द गाड़ी को मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ा दिया। पायल अपने घर के बालकनी में ही टहल रही थी। उसने जब शब्द की गाड़ी को अपने घर के बाहर देखा तो जल्दी से अपने कमरे में आई और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन सीढ़ियों के पास जाने से पहले वो किसी से टकरा गई। संभल कर पायल बेटा, आपको लग जाती तो। पायल ने जब उस शख्स को देखा तो उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे रास्ते से हटेंगी? पायल ने सामने खड़ी अपनी मॉम से कहा। जी हाँ, पायल जिससे टकराई थी वो उसकी मॉम थी।
पायल के कहने पर वो रास्ते से हट गई, जिससे भागते हुए पायल सीढ़ियों से नीचे उतर गई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही इशिका घर के दरवाजे पर आई, पायल झट से उसके गले लग गई और रोने लगी, क्योंकि उसके रोने की वजह उसकी मॉम थी, जिनके कारण वो बहुत दुखी थी और उसे इस वक्त अपनी दोस्त का कंधा चाहिए था जिस पर वो अपना दर्द निकाल सके। पायल, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? इशिका ने उसे रोता देखा तो उसे उसकी चिंता होने लगी, लेकिन पायल कुछ नहीं बोली, बस वैसे ही उसके गले लगे हुए रोती रही। क्या हुआ बताना, इशिका पूछ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर खड़ी पायल की मॉम पर पड़ी और उसे सब कुछ समझते देर नहीं लगी। पायल, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। इशिका ने पायल के आंसू पोंछे और ऊपर उसके कमरे की ओर ले जाते हुए बोली। ये देखते पायल की मॉम वहां से अपने कमरे में चली गई। कमरे के अंदर आते ही इशिका ने जल्दी से पायल के कमरे का दरवाजा बंद किया और पायल को शांत करने लगी। उधर राठौर पैलेस में सभी शांति से सोफे पर बैठे हुए थे। रुद्राक्ष के चेहरे पर अभी भी काफी सूजन थी, लेकिन अब वो कुछ हद तक ठीक हो चुका था। सब वहीं आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे और माया जी रुद्राक्ष की चेहरा पर दवाई लगा रही थी। मॉम, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज यहाँ आराम से बैठो। रुद्राक्ष ने माया जी का हाथ पकड़कर उन्हें वहीं सोफे पर बैठा दिया। आशा जी ने भी चिंतित होते हुए कहा, रुद्राक्ष बेटा, आप ठीक हो ना? जी दादी माँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल भी मेरे लिए परेशान मत होइए। वैसे भी डॉक्टर ने कहा बस आज और आराम, उसके बाद मैं फिर से पहले वाला रुद्राक्ष बन जाऊंगा जिसके ऊपर लड़कियां मरती है। कहते हुए रुद्राक्ष ने आशा जी को अपनी एक आंख दबा दी। चुप बदमाश, कहते हुए उन्होंने अपना हाथ दिखाया, जिससे रुद्राक्ष थोड़ा और खिसक गया। बाकी लोग ये देखकर हंसने लगे। आशा जी फिर बोली, ये काया कहाँ है? 2 दिन से दिखाई नहीं दे रही, कल पार्टी में भी तो नहीं थी। माँ, वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर है, मुझसे पूछकर गई थी। जगवंत जी ने काया का पक्ष लेते हुए बोले। अरे जगवंत, जानते हो जमाना कितना खराब है, फिर भी अकेले भेज दिया। आशा जी समझाने की कोशिश की। मम्मी जी, ये आप क्या पुरानी जमाने वाली बातें लेकर बैठ गई? काया बहुत समझदार है, अपना ख्याल रख लेगी, माया जी ने चिढ़ से कहा, जो उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसी का तो डर है, हम भी जानते हैं वो कितनी समझदार है। समझदार होती तो हमें उसको लेके चिंता नहीं होती। और एक राधिका है, कितनी संस्कारी और समझदार है, उसे कहते हैं समझदारी, दुनियादारी जो राधिका में है काया में नहीं। आशा जी ने धीमे से कहा, जिसे जगवंत जी ने साफ सुन लिया था। फिर वो आशा जी का चेहरा देखने लगे। आशा जी को जब लगा जगवंत उन्हें ही देख रहे हैं, तब वो बात बदलते हुए बोली, अच्छा ये बताओ जगवंत, वीर की फ्लाइट कब तक पहुंचेगी? बस माँ, वो पहुंचता ही होगा, क्योंकि फ्लाइट लैंड हुए 1 घंटा से ऊपर बीत चुका है। जगवंत जी फोन में फ्लाइट की लैंड डिटेल चेक करते हुए बोले। तभी माँ, एक मधुर आवाज दरवाजे से आए तो दरवाजे की ओर देखते हुए आशा जी की आंखें चमक गई। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। वीर ने घर के अंदर आते ही आशा जी के पैर छुए तो आशा जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, कैसे हैं आप वीर? माँ, हम बिल्कुल ठीक है और आपके सामने है, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा और आशा जी के आंसू पोंछे। पूरे 15 साल बाद आपको देख रहे हैं वीर, आपकी राह में हमने 15 साल इंतजार किया है। क्यों चले गए थे आप वीर? कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में? आशा जी ने भावुक स्वर में पूछा। आज उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे। कहीं कोई कमी नहीं रह गई थी माँ, बस समय की मांग थी कि मुझे आपसे दूर जाना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, आपको इतना इंतजार करना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, कहकर वो भी भावुक हो गए और उनके गले लगकर रोने लगे। वीर आशा जी के छोटे बेटे थे, जिनका पूरा नाम वीरेंद्र राठौर था। सब इन्हें बस वीर नाम से ही बुलाते थे। वीर की पत्नी का नाम स्नेहा राठौर है और उनके अंदर राठौर होने का कोई घमंड नहीं है। वीर और स्नेहा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अमृत, जिसकी उम्र 27 साल और बहुत नटखट है और इसी कारण सभी उसे साक्षात ईश्वर कान्हा का दूसरा रूप मानते हैं। और बेटी राधिका, जिसकी उम्र 24 साल, बहुत शांत और समझदार। अब आते हैं अपनी कहानी पर। अब हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे वीर, कहीं भी नहीं। आप हमेशा यहीं हमारे साथ रहेंगे, हमारे पास रहेंगे, आशा जी रोते हुए बोली। वहीं जगवंत जी और माया जी को बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो दोनों वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन रुद्राक्ष वहीं था और बहुत खुश भी। कहीं नहीं जाएंगे माँ, अब आपके साथ ही रहेंगे, कहते हुए वीर जी ने आशा जी की आंखें साफ की। माँ, क्या आप केवल वीर जी से मिलेंगी, हमसे नहीं? वीर जी ने जब कहा तो वीर जी के पीछे से एक आवाज आई, तो वीर जी मुस्कुराते हुए आशा जी के सामने से हट गए। वीर जी के पीछे वीर जी का पूरा परिवार खड़ा था। स्नेहा, आप वहाँ क्यों खड़ी है, यहाँ आइए, कहकर आशा जी ने स्नेहा जी को अपने पास आने का इशारा किया तो रोते हुए स्नेहा जी भी आकर आशा जी से लिपट गई और रोने लगी। उनके पीछे अमृत और राधिका भी अंदर आ गए। आशा जी ने स्नेहा जी के आंसू पोंछे और फिर से अपने गले से लगा लिया। आप कैसी हैं माँ? स्नेहा जी रोते हुए बोली। आप सबको देख लिया अब और अच्छे हो गए, आशा जी बोली। रुद्राक्ष भी वीर जी के पैर छुए और उनके गले लग गया। मैंने आपको बहुत मिस किया चाचू, रुद्राक्ष ने गले लगे हुए ही कहा। मैंने भी तुम सबको बहुत ज्यादा याद किया, कहते हुए वीर जी मुस्कुरा दिए। फिर रुद्राक्ष स्नेहा जी के भी पैर छुए और उनके गले लगा और उसके बाद अमृत और राधिका से भी मिला। सभी बहुत भावुक थे। वहीं मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन, जिसका अब नाम द राठौर ग्रुप कर दिया गया था और शब्द की मेन ब्रांच भी द राठौर ग्रुप है, इसलिए मैं यहाँ मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन ही लिखूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन में शब्द अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसे बार बार कल से लेकर आज सुबह तक जो भी हुआ था याद आ रहा था, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। वहीं बाहर इशिका और पायल भी अपना काम में पूरी तरह से डूबी हुई थी। तभी हे इशिका, एक आवाज इशिका के टेबल से आई, जिसे सुनकर इशिका ने सिर उठाकर देखा।
इशिका की टेबल के आगे एक लड़का खड़ा था जो दिखने काफी अट्रैक्टिव था और बहुत खुश मिजाज भी। वो उसी ऑफिस में काम करता था। इशिका और पायल का दोस्त भी था। शब्द जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, अचानक उसके हाथ रुक गए और उसके हाथों की मुट्ठी बन गई क्योंकि उसकी नज़र इशिका के टेबल के आगे खड़े लड़के पर पड़ चुकी थी। शब्द का चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो चुकी थी और उसका चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। इशिका, तुम अब तक काम कर रही हो, चलो चलकर कैंटीन चलते हैं, लंच टाइम भी तो हो गया है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उस लड़के ने इशिका का हाथ पकड़ लिया था, जिसे देखकर शब्द का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लेकिन तब भी वो शांत था। हाँ, बस थोड़ा सा काम है, फिर चलती हूँ। इशिका ने अपना हाथ छुड़ाया और अपना काम करने लगी, जिसे देखकर शब्द थोड़ा नॉर्मल हुआ। विशाल, तुम एक काम करो, तुम पायल के साथ कैंटीन चलो, मैं इसे पेनड्राइव में करके आती हूँ। इशिका ने पेनड्राइव लैपटॉप से कनेक्ट करते हुए कहा। नहीं इशी, मैं तुम्हारे बगैर खाने नहीं जाने वाली, चल तू, पायल ने भी जोर दिया। हाँ इशिका, मैं भी नहीं जाऊंगा, इसलिए चलो हमारे साथ, कहकर वो इशिका के एकदम नजदीक आ गया और उसे पकड़कर उठाने लगा, जिसे देखकर फिर शब्द की मुट्ठी बन गई और उसने गुस्से से पीयून को अंदर बुला लिया। जारी है CH9, शब्द की जलन और राहुल। हाँ इशिका, मैं भी नहीं जाऊंगा, इसलिए चलो हमारे साथ, कहकर वो इशिका के एकदम नजदीक आ गया और उसे पकड़कर उठाने लगा, जिसे देखकर फिर शब्द की मुट्ठी बन गई और उसने गुस्से से पीयून को अंदर बुला लिया। अब आगे। पीयून के अंदर आते ही शब्द गुस्से में भड़का और बोला, 10 मिनट के अंदर कैंटीन क्लोज हो जानी चाहिए, राइट नाउ। और हाँ, उससे कहना अब इस ऑफिस में कैंटीन दोबारा खोलने की गलती से भी नहीं करना, वरना अगली बार कहीं और वो कैंटीन खोलने लायक नहीं बचेगा। और मेरे सारे स्टाफ 10 मिनट के अपने स्थान पर चाहिए मुझे। और जाते हुए कौमत को मेरे केबिन भेजो और उस लड़के को भी जो मिस इशिका के टेबल पर खड़ा है, कहकर शब्द ने फिर से अपने लैपटॉप में अपना काम करने लगा। पीयून वहां से चला गया। शब्द के केबिन के बाहर सडन एक्शन से सभी स्टाफ शॉक में थे। उन्हें भी नहीं पता था शब्द ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया था। आखिर ऐसी भी क्या गलती हो गई थी उनसे कि अब आज से उन्हें हर दिन भूखा रहकर काम करना होगा। लेकिन उन सभी स्टाफ को ये नहीं पता था कि अभी जो भी उन सबके साथ हुआ उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ इशिका का था, क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ वो सब इशिका की वजह से ही तो हुआ था। तभी वहां राहुल आ गया। राहुल शब्द के बचपन का दोस्त था। बचपन से ही वो हमेशा अकेला ही था, उसका कहने वाला अपना कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद राहुल के चाचा चाची ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था और उससे अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन अनाथ आश्रम में भी उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। वहाँ सभी बच्चों को बहुत बचरी तरह से ट्रीट किया जाता था, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े। सभी बच्चों से वो अनाथ आश्रम की सफाई करवाते, बगीचे की साफ सफाई करवाते और उनमें पानी डलवाते। और अगर कोई बच्चा कुछ गलती कर दे या फिर उन्हें मना कर दे तो उन्हें बहुत मारा जाता था। राहुल को भी ये सब बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा था, इसलिए वो अनाथ आश्रम को छोड़कर भाग गया था। लेकिन जब अनाथ आश्रम वालों को राहुल के भागने की बात पता चला तो वो उसे ढूंढने निकले। राहुल अनाथ आश्रम से भागते हुए अनाथ आश्रम के पास में ही एक बड़ा रानी पार्क, काल्पनिक नाम था। राहुल वहां पहुंचा। वो खौफ रहा था। उसकी सांसें तेज भागने की वजह से तेज थी, जो अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। उसके पीछे अनाथ आश्रम के लोग उसे ढूंढ रहे थे। वो हर रविवार को इस रानी पार्क में आया करता था अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ, क्योंकि केवल रविवार के ही दिन बच्चों को खेलने और खुलकर सांस लेने की अनुमति दी जाती थी। तब राहुल रानी पार्क के चप्पे चप्पे को जान गया था, जहां से वो आसानी से उनके हाथ से निकल सकता था। और हुआ भी वही। रानी पार्क बहुत बड़ी जमीन पर था, जिसका दूसरा हिस्सा अनाथ आश्रम से दूर जाके खुलता था। राहुल रानी पार्क से बाहर तो निकल आया, लेकिन अब उसके पास समस्या थी कि वो जाए कहाँ। और उस समय उसे बहुत तेज भूख भी लगी थी। तभी उसे सामने एक बड़ा होटल दिखा। होटल देखकर उसकी आंखें चमक गई और उसने अपने होठों पर जीभ फेरी, जैसे अभी खाने को बहुत कुछ उसके सामने परोसा जा चुका हो, बस अब उसे वो सब खाना है। मगर समस्या ये थी कि वो अंदर कैसे जाए, क्योंकि वो होटल उस शहर का सबसे महंगा होटल जो था। वहां सिर्फ रिच फैमिली ही जा सकती थी, लेकिन राहुल वो तो बिल्कुल अकेला था। वो ना तो रिच था और ना ही उसकी कोई फैमिली, तो अब उसके लिए और भी मुश्किल था। वहीं होटल के बाहर एक बड़ी कार खड़ी हुई जो काफी महंगी लग रही थी। उस कार से एक फैमिली उतरी। उस फैमिली में 2 कपल और 3 बच्चे और एक लेडी थी। राहुल उस फैमिली को देखकर उदास हो गया, क्योंकि उसकी फैमिली भी तो लगभग ऐसी ही थी, जिसमें उसके मम्मी पापा, चाचा चाची, दादी और चाचा चाची के 2 बेटियां नीलू और नीसू। उस फैमिली को देखते ही राहुल को अपनी फैमिली की याद आने लगी। उसकी आंखें भर आई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल उस फैमिली को देखकर काफी इमोशनल हो गया था। तभी उस फैमिली में उन 3 बच्चों में से एक की नज़र राहुल के ऊपर पड़ी। वो सड़क के दूसरी तरफ था, लेकिन उसने तब भी रोते हुए राहुल को देख लिया था। वो बच्चा सड़क पर दौड़ने लगा। उस बच्चे को देखते ही वो लेडी जो उस बच्चे की दादी थी घबरा गई। वो उसे पुकारने लगी, लेकिन गाड़ियों के शोर में कहीं दब गई। उन दोनों कपल की भी नज़र उस बच्चे पर पड़ी तो उनमें से दोनों लोग उस बच्चे के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन तब तक वो बच्चा राहुल के पास पहुंच गया था। तुम रो क्यों रहे हो? उस बच्चे ने मासूमियत से पूछा, लेकिन राहुल कुछ नहीं बोला। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? क्या तुम खो गए हो? उस बच्चे ने दोबारा पूछा, लेकिन इस बार राहुल ने सिर्फ ना में सिर हिला दिया। तभी पीछे से, शब्द, तुम ऐसे दौड़कर यहाँ क्या करने आए हो? एक आवाज से शब्द पलटा तो राहुल भी उस ओर देखने लगा। शब्द, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उस व्यक्ति ने दोबारा गुस्से से पूछा। कुछ नहीं डैड, बस मैं इसे रोता देखकर यहाँ चला आया। सॉरी डैड, बोलकर शब्द चुप हो गया। तो उस व्यक्ति ने राहुल की तरफ देखा। तुम कौन हो? शब्द, क्या तुम इसे जानते हो? पूछते हुए उस व्यक्ति के शब्दों में गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी पीछे दूसरे कपल वाला व्यक्ति भी आगे आया।
शब्द ऐसे बीच सड़क पर दौड़ा नहीं करते, आपको कहीं लग जाती तो, कहते हुए शब्द के आगे थोड़ा नीचे की तरफ झुक गए थे। मगर चाचू, मैं तो चुप, एकदम चुप। शब्द के डैड यानी जगवंत जी ने उसे डांटा, जो वीर के पीछे ही उसे गुस्से से घूर रहे थे, और ये दोनों शब्द के चाचा और पापा थे। जगवंत जी के गुस्से को देखकर शब्द थोड़ा सहम गया था, साथ में राहुल भी डर गया था। भैया, आप शांत हो जाए और अंदर जाए, मैं शब्द को लेकर आता हूँ, वीर जी ने कहा तो जगवंत जी गुस्से में वहां से चले गए। तो अब बताइए बर्थडे बॉय, आप ऐसे क्यों यहाँ दौड़ते हुए आए, वीर जी ने पूछा। हाँ, आज शब्द का जन्मदिन था, जिसकी सेलिब्रेशन के चलते शब्द की पूरी फैमिली आज इस होटल में आई थी। चाचू, मैं यहाँ इसके लिए आया, ये यहाँ खड़ा होकर रो रहा था, शब्द ने राहुल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो वीर जी ने राहुल की तरफ देखा और उसे अपने पास बुलाया। राहुल थोड़ा डरते हुए आया, क्यों, वो अभी शब्द के डैड का गुस्सा देख चुका था, तो अभी उसे थोड़ा डर लग रहा था। डरो नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम यहाँ अकेले हो या फिर किसी के साथ में थे, वीर ने जब राहुल को डरते हुए देखा तो बहुत प्यार से पूछा। नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरे मम्मी पापा तो गॉड के पास चले गए, मैं तो लेकिन फिर चुप हो गया और सोचने लगा कि अगर बता दिया कि अनाथ आश्रम से भाग आया हूँ तो ये मुझे वहाँ वापस ना भेज दे। बोलो बेटा, वीर ने प्यार से पूछा। मैं अनाथ हूँ और अनाथ आश्रम में रहता हूँ, लेकिन आज मैं वहां से भाग आया, पता नहीं क्यों राहुल के ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गया। शायद ये वीर के अपनेपन की वजह से था, जो वो हमेशा से महसूस करना चाहता था, और वो इस वक्त उसे वीर जी से मिल रहा था। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम वहां से क्यों भाग कर आए हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि तुम वहां खुश नहीं थे, और शायद वहां तुम्हारी अच्छे से देखभाल भी नहीं की जाती होगी, कहकर वीर जी मुस्कुरा दिया। राहुल हक्का बक्का सा वीर जी को देखने लगा। आखिर वीर जी ने उसके साथ हुई नाइंसाफियों कितनी आसानी से परख जो लिया था। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भूख लगी है, वीर ने फिर से बड़े ही प्यार से पूछा। तो राहुल की आंखें चमक उठी, आखिर उसे यही तो चाहिए था, उसे सच में बहुत तेज भूख लगी थी। चलो आओ, कहकर वीर ने शब्द और राहुल दोनों के हाथ पकड़ लिया। अच्छा तुमने अपना नाम क्या बताया, शब्द ने रोड क्रॉस करते ही पूछा। मेरा नाम राहुल है, और मैं शब्द राठौर, द शब्द राठौर, शब्द गर्व से बोला और खुद ही हंस भी दिया। राहुल भी उसका साथ दिया। वीर भी मुस्कुरा दिए और बोले, मैं आप दोनों का चाचू, मीन्स चाचू फ्रेंड, कहकर तीनों हंस दिए। वर्तमान में राहुल जैसे ही ऑफिस आया, उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वहाँ के सभी स्टाफ बहुत ज़्यादा अपसेट थे, और शब्द की नाराजगी की वजह भी तो नहीं पता थी उन सबको। क्या यार, ये शब्द सर भी ना, उनमें से एक स्टाफ धीरे से बोली, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी, और उसने सुबह भी बिना खाए घर से ऑफिस के लिए निकल आई थी, और अभी वो कैंटीन में खा रही थी, तो उसे भी आधा छोड़कर वापस आना पड़ा। राहुल ने जैसे ही सुना उसे थोड़ा अजीब लगा, वो बिना नॉक किए शब्द के केबिन में चला गया। वहाँ दो व्यक्ति पहले से ही मौजूद थे, उनमें से एक कौमत जो शब्द की असिस्टेंट था, और दूसरा वो लड़का जो इशिका के साथ में था, और उसने अभी अभी अपनी नौकरी खोई थी, और वजह कोई भी नहीं, मतलब बस इतनी कि वो काम कम गप्पे और यारी ज़्यादा निभा रहा था, इसलिए कौमत उसका टर्मिनेशन लेटर तैयार कर रहा था। उसे एक काम अभी और करना था, जिसके लिए शब्द ने उसे उसके टेबल पर भेज दिया था, और उस लड़के यानी कि विशाल को भी ऑफिस से निकाल दिया था। क्या हुआ शब्द, तू इतने गुस्से में क्यों है, और उस लड़के को क्यों निकाला, राहुल उसके सामने बैठता हुआ बोला, लेकिन शब्द कुछ नहीं बोला, बस अपना काम करता रहा। बोल ना शब्द, राहुल फिर बोला। तू बोल, यहाँ कैसे आया, शब्द ने उसके सवाल के बदले सवाल करते हुए पूछा। वो मैं तुझे ये फाइल देनी थी, और हाँ, जो शहर के बाहर वाली जमीन थी उसकी डील फाइनल हो गई, 30 लाख में, राहुल ने बताते हुए फाइल शब्द के आगे बढ़ा दी। हम कल शाम तक पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और कुछ कहते हुए उसने फाइल पर साइन करके फाइल वापस राहुल को पकड़ा दी। नहीं कुछ नहीं, कल से मैं काम शुरू करवाता हूँ, और तुझे ब्लूप्रिंट अभी मेल भी कर दूंगा, तू देख लेना। ठीक है, अब मैं वापस जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ, कहकर राहुल उठ गया और बाहर चला गया। ऑफिस टाइम ओवर हो चुका था, सारे एम्प्लॉइज जा चुके थे, बचे थे तो पायल, इशिका और शब्द। चल इशी, मेरा काम भी पूरा हो गया, पायल अपनी जगह से उठती हुई बोली। हाँ चल पायल, मेरा भी हो गया, और वैसे भी मुझे इतनी तेज भूख लगी है कि पूछो मत, ऐसा लग रहा है सारे चूहे अभी मेरा पेट फाड़ कर बाहर निकल आएंगे, सच में एकदम जल्लाद है मिस्टर राठौर। आपने कुछ कहा मिस इशिका, तभी शब्द अपने केबिन से बाहर आते हुए पूछा। उसने इशिका की बातें सुन ली थी। नो नो सर, इशी ने कुछ भी नहीं कहा, पायल जल्दी से इशिका का पक्ष लेते हुए बोली। इशी, नॉट बैड, डन, शब्द बस इतना ही टूटे फूटे शब्दों में बोला। क्या डन सर, पायल ने पूछा। यही कि अब मैं भी मिस इशिका को मिस इशी कहकर बुलाऊंगा, शब्द ने अपनी ही रॉ में बोल गया, जिसे इशिका और पायल दोनों ही हैरत से देखने लगी। उन दोनों को अपनी ओर देखता पाकर शब्द जल्दी से बोला, मैं बाहर तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम दोनों का काम पूरा नहीं हुआ है, और फिर बाहर निकल गया। दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और बाहर निकल गई, और आकर शब्द के सामने खड़ी हो गई, जो इस वक्त अपने फोन में बिजी था। बताइए सर, पायल ने सामने आते ही कहा। हम गाड़ी में बैठो, हमें कहीं जाना है, कहकर शब्द ने इशिका की तरफ देखा और फिर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इशिका और पायल दोनों पीछे बैठने लगी। मैं तुम दोनों का ड्राइवर नहीं हूँ, शब्द ने इशिका की तरफ देखते हुए कहा। पायल तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ, इशिका जल्दी से बोली। नहीं तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ, पायल ने भी कहा। मुझे लेट हो रहा है, इस बार शब्द ने कड़क शब्दों में कहा, तो जल्दी से इशिका पैसेंजर सीट पर बैठ गई और पायल बैक सीट पर। उन दोनों के बैठते ही शब्द ने कार आगे बढ़ा दी। CH10 काया से झड़प, मुझे लेट हो रहा है,
इस बार शब्द ने कड़क शब्दों में कहा। तो जल्दी से इशिका पैसेंजर सीट पर बैठ गई और पायल बैक सीट पर। उन दोनों के बैठते ही शब्द ने कार आगे बढ़ा दी। अब आगे कार एक द राठौर ग्रुप ऑफ होटल के बाहर आकर रुकती है। इशिका और पायल दोनों कार से बाहर देखती है कि वो होटल मुंबई शहर का सबसे महंगा और बड़ा होटल था। आप यहाँ, वो दोनों आगे कुछ कहती है इससे पहले ही शब्द बोला, चलो उतरो, यहाँ मेरी एक मीटिंग है। सो उस मीटिंग का हिस्सा तुम दोनों भी हो, तो सब कुछ तुम दोनों को अच्छे से देखना और समझना है। सर, क्या मीटिंग में हमारा जाना जरूरी है? पायल ने हिचकिचाते हुए पूछा। हम जल्दी चलो। लेकिन सर, इशिका कुछ बोल रही थी कि शब्द ने उसे घूर कर देखा। ओके सर, पर ये तो बता दीजिए मीटिंग खत्म होने में टाइम कितना लगेगा? इशिका ने पूछा। शब्द ने घूरकर इशिका की तरफ देखा तो इशिका चुप हो गई और अपना सिर हिला दिया। शब्द होटल के अंदर जाने लगा। उसने कार की गार्ड को दे दी। यार, ये तो सच में एक नंबर का जल्लाद है। कहाँ इतनी भूख लगी है और कहाँ हम यहाँ अभी भी काम करने आए हैं। हाँ ईशी, और मेरे तो थकान से हाथ पैर भी दुख रहे हैं। इससे अच्छे तो हमारे मल्होत्रा सर थे। कम से कम उस वक्त काम का प्रेशर भी नहीं था और कैंटीन पर कोई पाबंदी भी नहीं थी, जब चाहे जा सकते थे। हाँ ईशी सच कह रही है। और देखना सर ने कैसे विशाल को नौकरी से भी निकाल दिया, जबकि वो तो बहुत मेहनती भी था। और इल्जाम क्या लगा कि वो ऑफिस काम कम दोस्ती यारी निभाने ज़्यादा आता है। हाँ पायल, उस समय विशाल का उतरा हुआ चेहरा देखकर कितना दुख हो रहा था। लेकिन ईशी, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे तो सच में बहुत दुख हो रहा है उसके ऑफिस से जाने का। मुझे भी पायल। हो गया तुम दोनों का। जब इशिका और पायल आपस में बात कर रही थी तभी शब्द खड़ा उन दोनों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जब उनकी बात खत्म ही नहीं हुई तब उसे उन दोनों के बीच में बोलना पड़ा। शब्द के बोलते ही दोनों होश में आती हैं। सर, वो हम, इशिका बोल ही रही थी कि शब्द ने हाथ दिखा दिया। मिस इशी, आपकी बातें सुनने हम यहाँ नहीं आए हैं, मीटिंग करने आए हैं। सो लेट्स गो, शब्द बोला और मुड़कर होटल के अंदर चल दिया। इशिका और पायल दोनों शॉक्ड हो गई थी शब्द के मिस इशी बुलाने पर। पायल, तूने भी वही सुना जो मैंने अभी सुना? इशिका ने पूछा तो पायल ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। मिस इशी, शब्द की फिर से आवाज आई तो दोनों होटल के अंदर चली गई। वो एक बड़ा सा प्राइवेट रूम था जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। रूम की लाइट ऑफ थी और सभी की नज़रें प्रोजेक्टर के स्क्रीन पर थी। वहाँ बैठे सभी लोगों को देखकर लग रहा था वो इसे देखकर बहुत खुश हैं। और फिर सब कुछ फाइनल होने के बाद वहाँ से सभी चले जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ इशिका, पायल और शब्द के सिवा चौथा कोई भी नहीं था। पायल और इशिका का भूख से बुरा हाल हो रखा था और भूख से बेहाल होने के कारण इशिका के मुंह से भी निकल गया जल्लाद। शब्द ने घूमकर इशिका की तरफ देखा और बोला, जब यहाँ आ ही गए हैं तो बैठो, यहाँ डिनर करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बिना खाए यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन सर, हम, इशिका बोल ही रही थी कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम दोनों को भूख नहीं है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं खड़ी रहो, मैं डिनर कर लूँ फिर चलते हैं, शब्द ने कहा। नहीं सर, हम बैठ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहकर पायल बैठ गई और इशिका को भी खींचकर बैठा दिया। शब्द अपने फ़ोन में देखने लगा, लेकिन शब्द की नज़रें फ़ोन में कम अपने बगल में बैठी इशिका पर ज़्यादा था। वहीं इशिका के बगल में ही पायल बैठी हुई थी और वो दोनों ही इस वक्त उस प्राइवेट रूम को देख रही थी। प्राइवेट रूम काफ़ी आलीशान और खूबसूरत था। उस रूम का डेको और लाइटिंग वो भी बहुत खास थी। इशिका और पायल बड़ी दिलचस्पी से सब कुछ देख रही थी जब वहाँ एक लड़की जो वहाँ वेट्रेस थी वो आती है, जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहन रखा था। उसके शर्ट के ऊपर का 2 बटन खुला हुआ था, जिससे अंदर का हिस्सा कुछ हद तक बाहर दिख रहा था और बालों को पोनीटेल किया हुआ था। उस वेट्रेस का पूरा ध्यान बस शब्द पर था। शब्द ने मेन्यू से देखकर कुछ ऑर्डर दिया और अपने फ़ोन में देखने लगा, लेकिन वो वेट्रेस वैसी ही शब्द को देखती रही। मगर जब इशिका और पायल दोनों ने देखा वो वेट्रेस अभी तक वहीं खड़ी है, तो इशिका बोली, क्या हुआ, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? फिर उसकी नज़रों की पीछा करते हुए, ओह मगर सॉरी, ये मेरे साथ हैं, तो तुम अपना काम करो, कहते हुए इशिका ने शब्द का हाथ टाइटली पकड़ लिया था, जिससे पायल और शब्द दोनों की नज़रें इशिका के हाथों पर चली गई थी, जिससे इशिका ने शब्द का हाथ पकड़ रखा था। ये देखते ही वो लड़की झेपते हुए वहां से चली गई थी, लेकिन पायल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं शब्द को कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो बस मुस्कुरा रहा था। उसके जाते ही इशिका ने जल्दी से शब्द का हाथ छोड़ दिया और बोली, चली गई, और फिर गहरी सांस ली। लेकिन जब उसने शब्द और पायल को अपनी तरफ देखता पाया तो नजरें चुराने लगी। ये क्या था? पायल ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, इशिका ने कहा, लेकिन शब्द और पायल वैसे ही देखते रहे। अरे वो शब्द सर को बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रही थी, तो मैं, बोलकर फिर इशिका चुप हो गई और फिर से नजरें चुराने लगी। तब फिर किसी ने कोई कुछ नहीं बोला और डिनर के आते ही सब डिनर एंजॉय करने लगे। कुछ ही देर में डिनर के बाद शब्द, पायल और इशिका को उनके घर छोड़ते हुए राठौर पैलेस चला गया। राठौर पैलेस में जैसे शब्द घर के अंदर आया तो किसी ने आकर पीछे से शब्द की आंखों पर हाथ रख दिया। राधिका, कहकर शब्द मुस्कुरा दिया। कैसे भाई, आपने कैसे पहचान लिया? मैं तो आपको कितने सालों बाद मिल रही हूँ। फिर भी, कहकर राधिका आ गई और शब्द के गले गई। शब्द भाई, अमृत भी दौड़ते हुए आया और शब्द की गोद में चढ़ गया। अरे आराम से अमृत, अभी तो बेचारा ऑफिस से आया है, उसे आराम तो करने दो, बिल्कुल बच्चे बन जाते हो, स्नेहा ने अमृत के कान पकड़ते हुए बोली। मेरे लिए तो ये दोनों हमेशा से बच्चे रहेंगे चाची माँ, कहकर शब्द ने अमृत को नीचे उतारा और स्नेहा जी के पैर छू लिए तो स्नेहा जी ने शब्द को अपने कलेजे से लगा लिया। कैसे हो शब्द? स्नेहा के पीछे खड़े वीर जी ने पूछा तो शब्द उन्हें नजरअंदाज करके ऊपर जाने लगा। इतना नाराज है कि अपना चाचू फ्रेंड के गले भी नहीं लगेगा। वीर जी ने उसे जाते देखा तो उसे पुकारा, लेकिन शब्द ने अनसुना कर दिया।
अच्छा शब्द, हमारे साथ डिनर तो कर लो, स्नेहा जी बोली। चाची माँ, वो मैं बाहर से खा के आया हूँ और अभी बहुत थका भी हूँ तो अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट चाची माँ, बोलकर शब्द चला गया। शब्द के उनसे बिना मिले चले जाने से वीर जी की आंखें नम हो गई। वीर आपसे वो बहुत प्यार करता है, आपको हर रोज याद करते हुए रोता था, इसलिए अभी नाराज है। थोड़ा समय दो, वो समझ जाएगा और फिर खुद आकर सबसे पहले गले लगाएगा। आशा जी वीर जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ माँ, मेरा फ्रेंड मुझसे ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकता और मैं तो उसका चाचू भी हूँ और फ्रेंड भी, वो तो मुझे माफ़ कर ही देगा। वीर जी ने शब्द के कमरे की तरफ देखा और फिर डिनर करके सभी अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह, आज रविवार था, तो पायल और ऋषिका ने आज शॉपिंग का प्लान बनाया था और इस वक्त वो मॉल में थी। उसी मॉल में काया भी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी। फ्रेंड्स, यू नो कि काया राठौर को आज तक कोई भी नहीं रोक पाया है। काया राठौर ने जो भी चाहा है वो हासिल करके ही माना है और आज मैं यहाँ इस मॉल के ओनर मिस्टर कबीर रघुवंशी से मिलने आई हूँ और उनसे मैं मिलकर ही रहूंगी, काया ने ही बड़े घमंड और एटीट्यूड से कहा। हाँ काया, और सुना है कि मिस्टर कबीर रघुवंशी बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग और हॉट है, एक लड़की ने कहा। और मैंने तो ये भी सुना है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और ना ही मैरिड, दूसरी लड़की बोली। परफेक्ट, मुझे और क्या चाहिए, काया ने अकड़ के साथ कहा। लेकिन काया, एक प्रॉब्लम है, मिस्टर कबीर रघुवंशी किसी लड़की की तरफ देखते तक नहीं है और ऑल टाइम अपने बॉडीगार्ड से घिरे रहते हैं, पहली लड़की ने कहा। तो क्या हुआ, वैसे भी जो काया को एक बार देख ले दोबारा काया की शक्ल नहीं भूलता और आज तो मैं खुद उनसे मिलने जा रही हूँ और आई एम डेम श्योर कि एक बार मुझसे मिस्टर कबीर रघुवंशी के मिलने के बाद वो मुझे कभी भुला नहीं पाएंगे, काया मुस्कुराते हुए बोली। लेट्स गो, कहकर काया अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉल के अंदर चली गई। उधर ही इशिका और पायल भी लिफ्ट की ओर जा ही रही थी कि तभी इशिका किसी से टकरा जाती है जिससे सामने वाला नीचे गिर जाता है। हे यू देखकर नहीं चल सकती, किसी की आवाज़ से इशिका पलटी। तुम, इशिका और सामने वाली लड़की और कोई नहीं काया थी, एक साथ कहा। अच्छा हुआ तुम आज मिल गई, बहुत से हिसाब पूरे करने हैं, काया ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा। कौन से हिसाब, इशिका ने भी पूछा। याद नहीं तुमने कॉलेज के लॉस्ट डे मेरे भाई पर हाथ उठाया था, उसी का हिसाब, काया बोल ही रही थी कि। शब्द, सर तुम्हारे भाई है, इशिका और पायल दोनों एक साथ चौंकते हुए पूछा। हम तो तुम्हें क्या लगा था, खैर जो भी लगा हो, मुझे बस तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी है जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी। और फिर देखते देखते काया और पायल में झड़प शुरू हो गई, लेकिन ज्यादा होने के डर से पायल इशिका को वहां से ले गई क्योंकि काया ने इशिका को थप्पड़ मार दिया था जिसके चलते पायल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और दोनों के बीच बात बढ़ गई। लेकिन इशिका ने बात को ज्यादा बढ़ता देख पायल को खींचकर वहां से ले गई। सब्सक्राइब VIP स्टोरी चैनल।